हमने जो देखा या सुना है वो आधा अधूरा ज्ञान था, और जिन्होंने एक्सपीरियंस किया उन्होंने शायद ही किसी अपने जानने वाले से शेयर किया। तो ये एग्जैक्टली है क्या सर? इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसका मतलब ये है कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध करने के लिए उत्सुक होता है और दोनों इस तरह के संबंध करना चाहते हैं, और अगर मर्द वो संबंध नहीं कर पाता, ये काफी कॉमनली दिखाई देता है। मेरे पास इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जितने भी पेशेंट आते हैं उसमें से 80% जो पेशेंट्स हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा मेरे पास 1 या 2 और 3 बार आना पड़ता है, उससे ज्यादा नहीं। एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ, उनके साथ खुल के बात करो। रीजंस पर अगर बात करें तो मेनली क्या रीजंस होते हैं? जैसे आप देखिए ना, किसी लड़की को या किसी लड़के को बचपन से सिखाया गया सेक्स गलत है, सेक्स गंदा है, गलत लोग ये करते हैं, और अचानक उसकी कल शादी हो गई तो बस शादी के बाद ठीक हो गया सब कुछ। पोर्नोग्राफी कंटेंट ऐसी सामग्री तो अब आई है, उससे पहले भी तो इरेक्शन कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। हाँ, उस उम्र में आके आपके शरीर में वो हार्मोन बनने लगता है जिसका डायरेक्ट संबंध आपको सेक्सुअल डिजायर, इच्छा देना है। तो जैसे आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन पैदा होने लग गया, आपके मन में इच्छा उभरने लग गई। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को डायबिटीज से जोड़ा जाता है। डायबिटीज की वजह से जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तब उसका इलाज करते वक्त भी हमें सबसे ज्यादा महत्व देना पड़ता है डायबिटीज कंट्रोल करने को। पूरे दुनिया में कोविड 70 कोटि लोगों को हुआ है, और डायबिटीज आज कितने लोगों को है? 80 करोड़। पुरुषों में डायबिटीज का सबसे पहला लक्षण कौन सा है पता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जो 30 में है, 40 में है, टैबलेट्स खा रहे हैं, मेडिकेशन पर चल रहे हैं, ये स्पेशली ब्लड प्रेशर के, क्या ये भी रिलेटेड है हमारी इस प्रॉब्लम से? ब्लड प्रेशर की जितनी भी दवाइयां हैं मार्केट में या मेडिकल साइंस ने इजाद कर रखी है, मैं अच्छी दवाइयों की बात कर रहा हूँ, मैं गलत दवाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब अच्छी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, उसमें से 90% दवाइयाँ सेक्स पे असर करती है, बुरा असर करती है। मर्दाना कमजोरी, नपुंसकता, ऐसे शब्द आपने अपने आसपास लगे इश्तिहारों में जरूर पढ़े होंगे। बेहतर शब्दों में कहें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन। पढ़ने सुनने में ये शायद अजीब लगे, लेकिन जो इससे गुजर रहे हैं उनके लिए उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाय एवरीवन, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं मेरी सहेली पॉडकास्ट। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं सीनियर मोस्ट सेक्सोलॉजिस्ट, जो 2 4 10 15 नहीं, पूरे 40 सालों से लाखों परिवारों की जिंदगी बदल चुके हैं। सेक्सुअल हेल्थ पर 10 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। भारत के नंबर 1 सेक्सोलॉजिस्ट हैं, और भारत ही नहीं, विदेशों में भी कई लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंसेस में आमंत्रित किए जा चुके हैं। और आप चाहे जिस उम्र में हो, आप लकी हैं कि आज आप इतने सेंसिटिव इशू से रूबरू होने वाले हैं, और हम बड़े लकी हैं कि हमें उनका कीमती वक्त दोबारा मिल रहा है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर राजन भोसले। हेलो। सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी सहेली में। और आपने जितना आपने अपने 40 सालों के अनुभव से जो भी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की थी, लोगों को एजुकेट किया है, कई डॉक्टर्स तैयार किए हैं जो हमारे देश में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी एक्सपर्टीज से, उसकी एक झलक हमने अपनी रील्स में देखी, जो हमारी ऑडियंस है उन्होंने देखी। और ट्रस्ट मी सर, इतना ये गंभीर विषय है, और जितना गंभीर है उतना ही छुपाया जाने वाला विषय है। तो मैं थैंकफुल हूँ कि आप हैं, आप जैसे लोग हम हमारे भारत में हैं और हमारे साथ हैं। और मैं खुश नसीब हूँ कि आप मेरे साथ, मैं आपके साथ बैठा हूँ। तो सर, मैं बिना देर किए अपने सवाल पर आ जाता हूँ। नपुंसकता या मर्दाना कमज़ोरी, या ऐसे जो भी शब्द हमने सुने हैं, ये हमने किसी न किसी लोकल एड के माध्यम से सुने हैं, या तो फिर कोई ऐसा जिसने इसे एक्सपीरियंस किया हो, सच में एक्सपीरियंस किया हो। हमने जो देखा या सुना है वो आधा-अधूरा ज्ञान था, जो हमने किसी एक पोस्टर पर पढ़ लिया। हम्म। और जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने शायद ही किसी अपने जानने वाले से शेयर किया। हम्म। तो ये एग्ज़ैक्टली है क्या सर? हम्म। वैसे देखिए, हिंदी उर्दू में अगर हम देखेंगे तो यही शब्द है, जैसे कि नपुंसकता या नामर्दगी या मर्दाना कमजोरी, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं क्योंकि और इससे अलग शब्द है नहीं, कम से कम हिंदी उर्दू में। लेकिन इंग्लिश में अगर इसका हम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन देखें तो इसको हम एक ज़माने में इम्पोर्टेंसी कहते थे, आज भी कई लोग उसे इम्पोर्टेंसी कहते हैं। लेकिन मेडिकली हमने इम्पोर्टेंसी या इम्पोर्टेंस ये शब्द इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया है, और हम अब इसे कहने लगे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन।
इसका मतलब ये है कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध करने के लिए उत्सुक होता है और दोनों इस तरह के संबंध करना चाहते हैं, और अगर मर्द वो संबंध नहीं कर पाता, उसे संबंध करने के लिए जो उत्तेजना आनी चाहिए, उसके इंद्रियों में जो एक तनाव पैदा होना चाहिए, कड़कपन आना होना चाहिए, वो हो नहीं पाता। और फिर जब वो संभोग नहीं कर पाता, उसको आमतौर पे हम लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। और इसी को कहने के लिए जाए तो हिंदी में नपुंसकता या मर्दाना कमज़ोरी, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये काफ़ी कॉमनली दिखाई देता है, यानी एक सेक्सोलॉजिस्ट के रूप में मैं अपने क्लिनिक में या जब हॉस्पिटल में जाता हूँ, तो इस तकलीफ़ जिसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हम जिसे कह रहे हैं, इस तकलीफ़ से सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं। और अच्छी बात उसमें ये है कि करीब-करीब सभी का इलाज हो सकता है। करीब-करीब सभी लोगों का इलाज होके वो इससे बाहर आ सकते हैं, लेकिन ये बात पता नहीं होती। मैंने कई बारी देखा है लोग शादी के बगैर रह जाते हैं, सालों-साल निकाल लेते हैं किसी से बात किए बगैर। उन्हें लगता है नहीं ये तो बस अब मैं इससे बाहर निकल नहीं पाऊँगा, मैं कभी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाऊँगा, मैं किसी स्त्री को तृप्त नहीं कर पाऊँगा, इससे अच्छा है फिर मैं इससे भागूँ, अकेला ही रहूँ। हालाँकि वो भी अंदर से चाहते हैं कि मेरी भी शादी हो, मेरे भी जीवन में कोई अ, स्त्री हो जिससे मैं प्रेम के संबंध करूँ, उसके साथ मेरे सेक्सुअल संबंध भी आ जाएँ, हमारे बीच में संभोग हो। ये उसकी बिल्कुल नॉर्मल इच्छा है, लेकिन इच्छा होने के बावजूद वो उससे डरता है, भागता है। क्योंकि उसने ये वहम कर लिया कि जो मुझे है, शायद उसका कोई इलाज ही नहीं है, या मुझे जो हो रहा है, इससे मैं कभी बाहर नहीं निकलूँगा। और कई बारी उनके मन में ये भी वहम रहता है कि ये मैंने अपने आप पे ओढ़ लिया है। ये मेरी ही कुछ गलतियों से मुझे हो गया है। और ना वो किसी से बात करने जैसा, ना घर में माँ-बाप से बात करने जैसा। जैसे क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे मैं बोलूँगा मुझे तकलीफ़ है, तो लोग अपने से अनुमान लगा पाएँगे, हाँ, तो तुम्हें कोई गंदी आदत रही होगी, हुँ। उसकी वज़ह से तुम्हें ये हो गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, जो आम तौर पे जो लोग मानते हैं कि सो कॉल्ड गंदी आदत, वो है मास्टरबेशन या हस्तमैथुन, जो कि हम मेडिकल लैंग्वेज में इसको बिल्कुल आम मानते हैं और नॉर्मल मानते हैं। इसे कोई गलत चीज़ मानी गई नहीं है। ये एक बहुत ही स्वस्थ चीज़ है, नॉर्मल है, और इसे करने से ना किसी का कोई नुकसान होता है। लेकिन अगर आपने ये वहम कर लिया कि नहीं, 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 ये करके मैंने बड़ी गलती की है, मैंने अपना नुकसान किया है और उसकी वजह से अभी मुझे नपुंसकता जीवन भर या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जीवन भर सहना पड़ेगा, इसलिए पूरा जीवन निकाल लेते हैं। मैं तो करीब-करीब ये रोज़ ही मेरे क्लिनिक में देखता हूँ कि जब लोग आते हैं बड़े मायूस से, बड़े घबराए से, जीवन में कई बारी उन्होंने लंबा-लंबा अरसा गुज़ारा रहता है कि निराशा से कि कुछ नहीं हो पाएगा। और जब वो मेरे पास आते हैं और मैं उनको बोलता हूँ, नहीं इसका तो अच्छे से इलाज होगा, बिल्कुल आप ठीक हो जाओगे। और कैसे ठीक करोगे, मैं आपका इलाज कैसे करूँगा? ये जब उनको विस्तार से समझाता है तो वो इतने खुश हो जाते, बोले अच्छे में हमारे पास हम आपके पास पहले क्यों नहीं आए? बिल्कुल। अरे 5 साल पहले आए होते या जवानी में आए होते, पता नहीं कितने साल गुज़ार दिए, कितनी अच्छी ज़िंदगी मैं भी गुज़ार सकता था, लेकिन मैं गलतफ़हमी में रह गया। इसलिए इस बात में इस बारे में बोलना, लोगों तक ये बात पहुँचाना कि बड़े-बड़े शब्द हैं नपुंसकता, नामर्दगी वग़ैरह, लेकिन अच्छे क्वालिफ़ाइड डॉक्टर के सामने ये एक बस एक महज़ बीमारी है जिसको हम ठीक कर सकते हैं, और बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें आपको लाखों खर्चा आएगा, बहुत वक़्त लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ मेरे पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के जितने भी पेशेंट आते हैं, उसमें से 80% जो पेशेंट्स हैं, वो तो बस उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास 1 या 2 और 3 बार ही आना पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं। और कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, कोई क्रॉनिक केसेस जिसको हम कहते हैं, चलो उनको वक़्त लग भी गया तो महीना, डेढ़ महीना, 2 महीने, उससे ज़्यादा नहीं। ज़िंदगी गुज़ार दी आपने। बिल्कुल। इसलिए हम इस पॉडकास्ट के ज़रिए ये लोगों तक बात पहुँचाएँ कि ये इससे आप घबराओ मत, डरो मत। आपको ही नहीं, कइयों को ये तकलीफ़ है। आप आ जाओ, एक क्वालिफ़ाइड डॉक्टर के पास जाओ, उनके साथ खुल के बात करो, और इससे आप ज़रूर बाहर निकल पाओगे। सर जैसा आपने बताया इसको क्लासिफ़ाई करते हैं, हुँ, थोड़ा-सा समझते हैं बिकॉज़ इन जनरल ये किसी के लिए डिज़ीज़ है, उनके अपनी समझ में। हुँ, किसी के लिए लाइफ़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और शायद किसी का वहम भी है। बिल्कुल। ये मैं अपनी तरफ से समझना चाह रहा हूँ। तो अगर इनको बाँटें अगर कैटेगरीज़ में तो क्या इसमें भी वेरियस टाइप्स हैं या फिर हाँ, है ना। देखिए देखिए, एक तो देखिए जब किसी को इरेक्शन नहीं होती, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, तो या तो उस व्यक्ति का उसके शरीर में उसका कारण है, शरीर में कुछ
खराबी है, शरीर में कुछ कमी है, हॉर्मोन्स की कमी है, उसके ब्लड वेसल्स में कोई कमी है, जिसको हम लोग कहते हैं वैस्कुलोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, उसके हॉर्मोन्स में कोई प्रॉब्लम है, तो एंडोक्राइनल रीज़न भी हो सकता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। उसके नर्व्स में अगर प्रॉब्लम है, तो उसको हम न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी कहते हैं। यानी कि एक बड़ी कैटेगरी है कि उनके शरीर में कुछ ना कुछ वजह है, कुछ ना कुछ कारण छुपा है, जो हम डॉक्टरों के लिए ढूँढना आसान काम है। कभी पेशेंट को एग्जामिन करके, कुछ टेस्ट करके, इन्वेस्टिगेशन करके हम आसानी से ढूंढ पाते कि चलो ये वजह थी, और जैसे वजह पता चल गई, इलाज आसान हो जाता है। और दूसरा बड़ी सी कैटेगरी वो ये कि साइकोजेनिक, यानी कि उसके शरीर में कुछ भी कमी नहीं है, एग्जैक्टली। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बस मन में एक वहम बैठ गया है, या मन में एक डर बैठ गया है, या उनके स्वभाव में डरने का एक एलिमेंट है, जिसकी वजह से उनका मन साथ नहीं दे रहा। जब उनके मन में इच्छा है, समझो शादी भी हो गई है, पार्टनर भी है, लेकिन उनके मन में इस बात को लेकर के इतना डर है, जिसको हम लोग परफॉर्मेंस एंग्जाइटी भी कहते हैं, या कुछ गलतफ़हमियाँ हैं अपने बारे में या पार्टनर के बारे में, कुछ अपने से या पार्टनर से बहुत गलत अपेक्षाएँ हैं, हम्म। तो शरीर स्वस्थ होने के बावजूद उन्हें इरेक्शन नहीं होती। करेक्ट। और कई बारी हम जिसको कहते हैं सिचुएशनल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि शरीर में कोई गड़बड़ है नहीं, लेकिन प्राइवेसी नहीं है, या अभी-अभी झगड़ा हुआ है, हम्म। या अभी-अभी कोई बुरी खबर आई है हम्म। कहीं और से, मन नहीं है। तो अगर आपका मन कर नहीं पा रहा क्योंकि आप दुखी हो, चिंतित हो, या चिढ़े हुए हो अपने पार्टनर से, या आपको किसी वजह से आपके पार्टनर के प्रति आकर्षण ही नहीं है उस दिन किसी वजह से, तो सिचुएशन की वजह से भी तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकती है। यानी कि किसी और वक़्त पे या तो उसी पार्टनर के साथ उनको अच्छी खासी इरेक्शन आ जाएगी, लेकिन उस दिन कोई सिचुएशन ऐसी है कि जिसकी वजह से इरेक्शन नहीं आती। तो ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज़ हो गए। एक तो जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, या बायोलॉजिकल आप कह सकते हैं, और दूसरा है साइकोजेनिक, यानी कि मनोनिर्मित। तो ये 2 क्लासिफिकेशंस हुए। लेकिन ये तो ख़ैर वजह कहाँ है, जी। इसको इसके हिसाब से किया हुआ ये क्लासिफिकेशन है। लेकिन दूसरे भी इसके क्लासिफिकेशन के तरीके हैं। जैसे कि आपको समझाऊँ कि जैसे कोई इंसान कहे, कोई मर्द कहे कि मुझे आज तक ज़िंदगी में, अभी तक, कभी भी, एक बारी भी इरेक्शन हुई नहीं। इरेक्शन क्या होती है यही मुझे पता नहीं है। मैंने तो कभी अनुभव नहीं की। तो इसको हम लोग प्राइमरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग रहते हैं। मैं कहूँ मेरे क्लिनिक में पूरे साल भर में इसके बहुत हो सके तो 7 या 8 केसेस आते होंगे, इतना कम है वो। फिर कुछ लोग ऐसे उनको बोलते थे नहीं हमको इरेक्शन आती तो थी, अच्छी खासी आती थी, लेकिन आजकल नहीं आती। पहले तो सब ठीक था कि पिछले या तो कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से या जब से शादी हुई है तब से मुझे इरेक्शन की प्रॉब्लम हो गई है। मुझे अच्छे से पता है इरेक्शन होती क्या है। हम्म। या हो सकता है कई बार उन्होंने पहले संभोग किया भी हो तो उन्हें पता है सब ठीक था, लेकिन आजकल नहीं होता है। तो ये एक दूसरा टाइप हुआ कि उन्हें पता है लेकिन अभी हो रहा है। तीसरा एक टाइप ये है कि बोलता है नहीं जब चाहिए तब नहीं होती, और जब नहीं चाहिए तभी हो जाती। जब पार्टनर है, वो तैयार हैं, पूरी प्राइवेसी है, सारा माहौल है, लेकिन बस उसे उसी वक़्त मुझे नहीं होती। और जब पार्टनर नहीं होता, मैं अपने अकेले में रहता हूँ या अपने ख़्यालों में रहता हूँ या कुछ देख लेता हूँ, तो मुझे अच्छी खासी इरेक्शन हो जाती है। जब ज़रूरत है तब नहीं हो रही, और जब ज़रूरत नहीं है तभी हो रही है। ये भी एक उसमें टाइप है। चौथा टाइप ये है कि बोलते हैं नहीं इरेक्शन आती तो है, लेकिन कम आती है। हम्म। पेनिट्रेशन मैं कर पाऊँ, इतनी नहीं आती। समझो पेनिट्रेशन के लिए हम तो हमेशा कहते हैं 100% की ज़रूरत भी नहीं होती। 60% भी इरेक्शन इंसान को हो जाए तो वो पेनिट्रेट कर सकता है। तो 100 तक की राह मत देखो यार। वो राह देखने में फिर वो 60 है वो भी चला जाएगा। तो आप पेनिट्रेट कर पाओ इसके लिए 60% आपकी इरेक्शन है तो भी लेकिन कुछ लोगों की उससे भी कम रहती है। नाम के लिए इरेक्शन आती है लेकिन वो कमज़ोर रहती है। और उसकी वजह से वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते या फिर घबरा भी जाते हैं, तो फिर और भी इरेक्शन चली जाती है। और चौथा है कि नहीं वो अच्छी खासी इरेक्शन आती है, अच्छा खासा तनाव पैदा होता है, लेकिन ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। हम्म। अभी ऐसा है कि मैं अपने पार्टनर के पास गया हूँ, हम दोनों के बीच में प्रणय हो रहा है, फोरप्ले हो रहा है, अच्छी खासी इरेक्शन आई हुई है। अगर अभी के अभी मैं संभोग करूँ तो अच्छे से कर पाऊँगा, लेकिन पार्टनर को तैयार होने में वक़्त लग रहा है। उसकी अपनी अराउज़ल के लिए टाइम लग रहा है और वो अभी नहीं, थोड़ा रुको, वो अभी नहीं, ऐसा रुको बोल रही है। रुकते जब उसकी तैयारी पूरी हो गई, तब इतना वक़्त बीच में गुज़र गया कि अच्छी खासी इरेक्शन थी, अब चली गई। तो ये सारे बहुत सारे इसके प्रकार हैं और हम्म। इस हर प्रकार का इलाज हो सकता है। का कोई भी वजह हो, कितना भी पुराना हो, तो उसका इलाज हो सकता है। सर,
वजह पर ही आ जाते हैं। हम्म रीजंस पर अगर बात करें तो जनरली या मेनली क्या रीजंस होते हैं हम्म इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के? हम्म। अभी जैसे मैंने कहा ना, साइकोजेनिक यानी मनोरिम्बी जो वजह है जिसमें शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, जी। तब या तो सेक्स के प्रति गलत फहमियां हैं, या ये कोई गलत चीज़ है, ये कोई ख़राब चीज़ है, ये कोई गंदी चीज़ है, ये गलत लोग ये करते हैं, मैं तो अच्छा हूँ, मुझे तो इस तरह बहुत बचपन से सिखाया गया हो। जैसे आप देखिए ना, किसी लड़की को या किसी लड़के को बचपन से सिखाया गया, सेक्स गलत है, सेक्स गंदा है, उसके बारे में सोचना नहीं, उसके बारे में पढ़ना नहीं, और अचानक उसकी कल शादी हो गई, तो बस शादी के बाद ठीक हो गया सब कुछ। जो कल तक इतने साल तक सुना था कि गलत है, वो अचानक कैसे ठीक हो जाएगा? इसलिए या तो हमने जो पहले बताया था वही गलत था, करेक्ट। कि सेक्स को गलत ठहराना ही गलत था। ये एक जीवन का हिस्सा है, करेक्ट। इसका एक अच्छा स्वीकार होना ज़रूरी है। अगर ये बच्चों को सिखाया होता, तो कम से कम ये वजह तो नहीं बनती। दूसरा ये है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे इवैल्यूएट तो नहीं करेगा कि कि भई मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। इस पे इसको लेकर के मुझे इवैल्यूएट तो नहीं करेगी मेरी पार्टनर। इसका अगर मन में डर हो, तो भी आदमी को साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, या माहौल ठीक नहीं हो, प्राइवेसी नहीं है ढंग से, और जैसा कमरा चाहिए या उस तरह का माहौल नहीं है जिसको सिचुएशन से कहते हैं, वो अगर नहीं हो, तो भी साइकोजेनिक इम्पोर्टेंसी हो सकती है। किसी काम धंधे की चिंता है, पैसा गंवा दिया है, नौकरी छूट गई है, कोई वैसे कोर्ट में कोई केस चल रहा है, घर में झगड़े करके आए हो, और पत्नी के साथ ही सुबह सुबह बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, एक दूसरे को कम ऊंच नीच कह दिया है, तो हो सकता है साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो। तो इस तरह के जिन जिन चीज़ों से मन पे असर होता है, उनको उन चीज़ों से इंसान को साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस ही हो सकती है। अभी आप शारीरिक वजह पे जाओ तो उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। क्योंकि देखिए, पहले तो हमारे मन में हम बिल्कुल छोटे जब रहते 2, 4, 5 साल के, तो कितना भी बच्चा स्वस्थ हो तो उसके मन में कोई सेक्स की इच्छा नहीं उभरती है। ना उसको सेक्स की उत्तेजना महसूस होती है, ना ही उसको स्त्री को या लड़की को देख के सेक्सुअल फीलिंग्स आती है। लेकिन वही लड़का जब उसकी उम्र 15, 16, 17, 18 हो जाती है, एडोलेसेंस जिसको हम लोग कहते हैं, या पौगंडावस्था जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर कुछ ग्रंथियाँ, कुछ ग्लैंड जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, वो काम करने लगते हैं। और जैसे उसके अंदर ये हार्मोन्स पैदा होने लगते हैं, उन हार्मोन्स की वजह से वो छोटा बच्चा मर्द बन जाता है, लेकिन उसको दाढ़ी मूंछ आने लगती है, उसकी आवाज़ मर्दाना होती है, उसके मन में सेक्स के विचार आने लगते हैं, सेक्स की भावनाएं जगने लगती है, वीर्य बनने लगता है उसके शरीर में, और उसे इरेक्शन भी आने लगती है। जब वो किसी लड़की की तरफ आकर्षित होता है या किसी आकर्षक लड़की को देखता है, तो उसको इरेक्शन आने लगती है। तो क्यों आने लग गई? क्योंकि वो नए हार्मोन्स पैदा होने लग गए। अब देखिए, ये एक हार्मोन नहीं, ये पूरी टीम है। ये अकेले हार्मोन का काम नहीं है, ये बहुत पूरी टीम वर्क बॉडी में होता है। तो इसमें से कोई हार्मोन कम है, कोई ज़रूरत से ज़्यादा है, कोई जिस प्रोपोर्शन में रेशियो होना चाहिए उस तरह से नहीं है, तो आदमी को हार्मोन बेस्ड या एंडोक्राइनल रीजन की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। अभी उसको बाहर से तो पता नहीं चलेगा। इसलिए फिर हम उनके सारे हार्मोन्स के टेस्ट कर लेते हैं, जिससे पता चलता है कि किस हार्मोन की कमी है या क्या है उसका। ऊपर से देखिए, सेक्स की इच्छा हमारे दिमाग में पैदा होती है। अब देखिए ना, हम कुछ देखते हैं या सुनते हैं, वो हमारे दिमाग में जाके प्रोसेस होता है। हमारे दिमाग के अंदर एक स्पेशल सेंटर दिया हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में हाइपोथैलेमस कहते हैं, या आप आसान भाषा में इसको सेक्स सेंटर कह सकते हो। वो हाई कमांड है, समझ लो। वहाँ सारे आपने जो देखा हुआ, आपने विचार किया हुआ है, आपने स्पर्श किया है, आपने सुना है, वो प्रोसेस होके सेक्स की इच्छा वहाँ उभरने लगी है। जैसे ये सेक्स की इच्छा वहाँ उभरने लगी, वो ट्रांसमिट तो होगी ना, उसको पहुँचाया तो जाएगा ना, पिनिसल इंद्रिय तक पहुँचाने लगेगा। वो जो पूरा रास्ता है, वो नर्व्स से बना हुआ है। और अगर नर्व्स में कोई गड़बड़ हो गई है, नर्व्स की कोई बीमारी हो गई है, तो चाहे कितनी भी इच्छा हो रही है, सेक्स सेंटर कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, तो वहाँ का जो संदेश आपकी इंद्रिय तक पहुँचना चाहिए, या तो वो पहुँच ही नहीं रहा बिल्कुल, या बहुत वीक पहुँच रहा है। जैसे हमारी टेलीफ़ोन लाइन कभी खराब होती है तो क्या होता है? उसी तरह की ये बात हो जाती है। तो इसको हम लोग न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। कारण शरीर में ही है। या वेसल्स, जैसे इंद्रिय जब इरेक्ट होती है तो कैसे होती है? इंद्रिय में ना नो हड्डी है, ना उसमें कोई मसल्स है, उसमें सिर्फ़ खून भर सके या ब्लड भर सके, लहू भर सके, इस तरह की जगहें हैं, पॉकेट्स दिए हुए हैं। यानी कि जब आपके मन में इच्छा होती है और ऊपर का संदेशा नर्व्स के ज़रिए आपकी इंद्रिय तक पहुँचता है, तो उसमें ब्लड फ़िल होना शुरू हो जाता है, लहू भरने लगता है, तभी जाके इरेक्शन होती है। तो लहू बहता किन चीज़ों से? नसों से। समझो, नसों की बीमारियाँ हो गई, यानी कि नसें या तो कड़क हो गई हैं,
जो सिगरेट जैसी जिनको आदत है, टबैको जिसकी जिनको आदत है, उनको ये होता है। या जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है या जिनको डायबिटीज़ जैसी बीमारी है, उनकी नसों में प्लाक्स पैदा हो जाते हैं, वो नसें नैरो हो जाती है, छोटी हो जाती है, उससे जो ब्लड बहता है वो कम हो जाता है। अगर ब्लड बहेगा ही कम, तो फिर कड़कपन कैसे आएगा इंद्रिय में? या कभी खून गाढ़ा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो रफ्तार है उस पे असर हो जाता है और इरेक्शन पे असर, ये भी वजह शरीर में है। यानी कि ब्लड वेसल्स में, आपकी नसों में कमज़ोर प्रॉब्लम है, कि आपके नर्व्स में प्रॉब्लम है, या आपके सेक्स सेंटर में प्रॉब्लम है। इसकी ओरिजिन कहाँ है, इसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए ढूँढ लेते हैं और फिर उसका इलाज करते हैं। सर मैं शुरू से शुरू करना चाहूँगा। इरेक्शन की जब शुरुआत होती है, उम्र 14-15 या जो भी रही हो जिसकी जिस वक़्त भी, उसी दौरान मतलब शुरुआत में। ये क्वेश्चन मेरा टीनेजर्स के लिए ही है, हुँ, क्योंकि पोर्नोग्राफिक कंटेंट या ऐसे ऐसी सामग्री तो अब आई है, यानी जब वो अस्तित्व में आई, हुँ, उससे पहले भी तो इरेक्शन शुरू हुआ होगा किसी, हुँ। कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। हाँ, हाँ। तो वो नेचुरल है या अपने आसपास की घटनाएँ या सामग्री देखकर ही होता है? अब देखिए, एक तो हम जब बढ़ते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है और शरीर में जो बदलाव आने लगते हैं, ख़ास उम्र में आके ही हमारी ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, हॉर्मोन्स बहने लगते हैं। अब देखिए, एक कच्ची बच्ची छोटी-सी लड़की है, लेकिन एक ख़ास उम्र में आने के बाद उसको पीरियड शुरू हो जाते हैं, हॉर्मोन्स की वज़ह से। बिल्कुल। उसके शरीर का पूरा आकार-उकार बदलने लगता है, वो एक स्त्री बन जाती है, स्त्री का शरीर उसका हो जाता है। किसने ये बदलाव लाया है? हॉर्मोन्स ने लाए। यानी कि एक तो ये एक शारीरिक नैसर्गिक प्रक्रिया है। बिल्कुल। उसे बाहर से कुछ देखना समझने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ैक्टली। समझो किसी ने बाहर से कुछ देखा भी नहीं हो, सुना भी नहीं हो, पढ़ा भी नहीं हो, लेकिन शरीर तो जैसे हम उम्र बढ़ती है, उस तरह शरीर में जो डेवलपमेंट होती है, उसमें जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है, उसका वो हिस्सा है। इसलिए वो हॉर्मोन्स पैदा होने लग गए। उन्हीं हॉर्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है, जो इच्छा देता है, जी। जो लिबिडो देता है, इच्छा देता है, सेक्स की जो इच्छा हमारे अंदर से आती है, जो पहले नहीं थी, छोटे बच्चे में तो नहीं थी। नहीं। जवानी में टीनेज होकर के आपके मन में इच्छा आने लग गई। इसकी वजह है कि उस उम्र में आके आपके शरीर में वो हार्मोन बनने लग गया, जिसका डायरेक्ट संबंध आपको सेक्सुअल डिज़ायर, इच्छा देना है। तो जैसे आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन पैदा होने लग गया, आपके मन में इच्छा होने उभरने लग गई। यानी इस तरह के कंटेंट की तरफ झुकाव जो होता है वो बाई प्रोडक्ट है बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। वो भी नेचुरल ही है। वो भी नेचुरल है। ख़ैर उस तरफ जाना चाहिए कि नहीं, ये अपना ये चॉइस है। अलग अलग बहस है। जी। जैसे आप खाना खाते वक़्त भूख तो नेचुरल है। खाना खाने को जी करना ये भी नेचुरल है, लेकिन आप क्या खाओगे आपके हाथ में है। हाँ। आप रास्ते का गंध खाओगे, दूषित अन्न खाओगे, आप बहुत ज़्यादा तीखा-मीठा हुँ, खाओगे, तो भूख लगी है इसलिए मैं खा रहा हूँ, ये जस्टिफ़ाई करके तो नहीं चलेगा। आपने क्या कंज़्यूम किया। उस तरह सेक्स की इच्छा होना, सेक्स के भाव जगना, बहुत उत्तेजना अंदर से आ जाना, ये तो नैसर्गिक है। बिल्कुल। लेकिन वो आने के बाद उसको आप कंज़्यूम कैसे कर रहे हो? आप क्या देख के आप उसको कंज़्यूम कर रहे हो या क्या सोच के कर रहे हो? इस पे काफ़ी कुछ निर्भर होता बिल्कुल। सर आपने इवैल्यूएशन की बात की। इवैल्यूएशन बिल्कुल एकदम ख़ास मोमेंट होता है जब होती है शादी। है। हुँ, उसके तुरंत बाद एक प्रेशर होता है कि मुझे मैं ये नेचुरली कर पाऊँ, या मैं स्पेसिफ़िकली मेल पार्टनर की बात कर रहा हूँ। और उस वक़्त अगर ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन वो फ़ेस करते हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टेज में क्या रीज़न्स होते हैं? हाँ, देखिए एक बात बताऊँ आपको, सिर्फ़ सेक्स की बात ही नहीं, हम जीवन में कोई भी चीज़ जब पहली-पहली बार करते हैं, तो हम नहीं कर कर पाते हैं। जी। जैसे कि तैरना हो, आप चाहे बाद में बहुत अच्छे तैराक बन जाओ, आप बाद में चाहे आप बिल्कुल ओलंपिक के गोल्ड मेडल भी आप जीत लो तैरने में, लेकिन आप जब पहली बारी पानी में उतरे थे, तो आप तैर नहीं पाए थे। जब आपको साइकिल चलाना सीखना था, पहली बारी जब आप साइकिल से चलाना आप सिखा नहीं पाए थे। आपको घुड़सवारी सीखनी है, आप नहीं सीख पाते। बाद में चाहे तो आप बहुत अच्छे घुड़सवार बन जाओ। गाड़ी सीखनी है आपको चलानी। आम तौर पे रास्ते पे हम गाड़ियाँ भाग रही हैं, हर कोई चला रहा है, लेकिन हर इंसान को पूछो जब पहली बारी गाड़ी में बैठे तो पहले दिन चला पाए थे? नहीं चला। कोई वाद्य बजाते हैं हम लोग, कोई गिटार बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, पहले दिन कोई नहीं बजा पाता। लेकिन बाद में वही वही चीज़ जब आप उसको अच्छे से उसमें जाते हो, सीखते हो, उसका सराव करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो होते-होते वो चीज़ आपको जमती है। उसी तरह अभी-अभी न नई-नई आपकी शादी हुई है। आपने पहले तो कभी किसी के साथ सेक्स किया नहीं,
पहली बारी कर रहे हो, किसी स्त्री के इतना नज़दीक आना शायद इसका भी आपको अनुभव नहीं हुआ हो। आप पहली बारी शादी, चलो अरेंज मैरिज में तो कई बार यही होता है कि शादी हुई है, आप अपने पार्टनर के नज़दीक जा रहे हो और ये आपके जीवन का पहला अनुभव है। जो चीज़ आपने पहले कभी की नहीं, वो कैसे आप कर पाओगे? ऊपर से चाहे आपकी उत्तेजना आपके हाथ में, आपका पार्टनर का रिस्पॉन्स कहाँ आपके हाथ में? या वो डरी हो अंदर से, या वो शर्माई हो, या उसके अंदर सेक्स को लेकर के कुछ अलग ही भाव, अलग ही ख़्याल हैं, इसका आपको पता नहीं है। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आम तौर पे पहला अनुभव जो रहता है इंसान का, सेक्स का, संभोग का, वो करीब-करीब 90% लोग कर ही नहीं पाते, स्वस्थ होने के बावजूद। क्योंकि नया बात है ना, नई बात है। जैसे छोटा बच्चा भी है देखो, बाद में चलेगा, दौड़ेगा, लेकिन जब जन्मा है तो तुरंत थोड़ी चलने लगता है। चलते-चलते भी साल लग जाते हैं, वरना चलना कोई अलग सा स्किल भी नहीं। उस तरह से सेक्स के लिए भी हम हमेशा कहते हैं, मेरे पास जब नौजवान शादी के पहले आते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ शादी के पहले ही आ जाओ। ताकि पहले आ जाओ। हाँ, पहले आ जाओ, क्योंकि फिर आपको पहले ही पता चला कि भई आप इसको एक्सपेक्ट ही मत करो। मैं तो दोनों को कहता हूँ अगर आ गए हो, तो देखिए आप पहली बारी करने जा रहे हो। हो सकता है आप नर्वस हो जाएँ, हो सकता है आपको पार्टनर के सामने कपड़े उतारना या ये ऐसा कुछ करना जो आपने पहले कभी किया नहीं, विवस्त्र हो जाना, ये सारे नए अनुभव हैं। इसकी वजह से हो सकता है आप में उत्तेजना ना आए, आप दोनों लड़खड़ाएँ, आप दोनों कर ना पाएँ। तो इसमें घबराना नहीं, ये आम बात है, ये सबके साथ होती है। कई लोग तो हनीमून से वापस आ जाते हैं, स्वस्थ होने के बावजूद बगैर किए। मैं बोलता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, एक-दूसरे को जान तो लो अच्छे से, हुँ। समझ लो, अच्छा वक़्त गुज़ारो, दोस्त बन जाओ एक-दूसरे के अच्छे, और फिर तो ज़िंदगी पड़ी हुई है। और इस तरह से आप अपने से ही कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अगर आप नहीं करोगे, हुँ। तो सब ठीक होगा। लेकिन अगर किसी ने ये वहम कर लिया, नहीं, 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 पहली रात को ही होना चाहिए, नहीं तो बीवी मेरे बारे में गलतफ़हमी कर लेगी। मुझे पहली रात को ही अपने आप को साबित करके दिखाना है कि वेटेज कम हो जाएगा। हाँ, कि मैं कितना मर्द हूँ, और नहीं हुआ तो, लेकिन अपनी प्रेशर का इतना वो परफ़ॉर्मेंस का प्रेशर ले लेते हैं, कि उस प्रेशर के नीचे इतनी तरह से दब जाते हैं कि वो कर नहीं पाते। और जितना नहीं कर पाते उतना और डरते हैं, और फिसलते जाते हैं, और नर्वस होते जाते हैं। हुँ। क्योंकि शुरुआत ही इसकी हुई थी, आपने अपने से गलत अपेक्षाएँ रखी। राइट। तो आपकी रियलिस्टिक अपेक्षा आप रखोगे, तो फिर आप डरोगे भी नहीं। इसलिए दोनों को साथ में समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कोई लड़की भी ये वहम लेके बैठी हो कि नहीं, नहीं, मेरा हस्बैंड पहली रात को कर पाया तो भी वो मर्द है। ये भी उसने गलत कहाँ से सीख लिया। इसलिए लड़कियों को भी समझना ज़रूरी है कि ये भी मत एक्सपेक्ट करो अपने हस्बैंड से। अ, हस्बैंड को भी समझना चाहिए यार, वो शर्माएगी, वक़्त लगाएगी, उसको अराउज़ल आते-आते भी टाइम लगेगा, उसे भी कहाँ उसने कभी पहले किया हुआ है। तो ये होते-होते धीरे-धीरे आप एक-दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, और फिर होने लगेगा, और फिर ज़िंदगी भर आप अच्छे से कर पाओगे। लेकिन जल्दबाज़ी मत करना, और अपने से अनरियलिस्टिक अपेक्षाएँ मत रखना। सर आपने रीज़न्स में कई सारी बातें आपने कही। एक बड़ा रीज़न जितना हालाँकि वो रीज़न है भी या नहीं ये हम आपसे समझेंगे। लेकिन एक बैड न्यूज़ ये है कि अब हम डायबिटीज़ के मामले में अब हम नंबर 1 पर आ गए हैं, जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा इसके बारे में। हुँ। और अक्सर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को डायबिटीज़ से जोड़ा जाता है। बिल्कुल। एक जनरल धारणा है जो। तो क्या डायबिटीज़ एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसमें या फिर या नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसके पहले कि हम डायबिटीज़ का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से क्या संबंध है, ये जानने के पहले थोड़ा डायबिटीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं थोड़े में। क्योंकि क्या है कि डायबिटीज़ की वजह से जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, तब उसका इलाज करते वक़्त भी हमें सबसे ज़्यादा महत्व देना पड़ता है डायबिटीज़ कंट्रोल करने को। यानी इसलिए पहले हम ये जान लें कि और ये सचमुच आज हमारी पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा है डायबिटीज़। और इसकी अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, और उसका सीधा संबंध सेक्सुअल परफॉर्मेंस या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से। इसलिए थोड़ा उसको जान लें। आज पता है दुनिया में, पूरी दुनिया में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में 800 मिलियन यानी कि 80 करोड़ लोग डायबिटीज़ से आज पीड़ित हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। सर आपने 80 करोड़ कहा। हाँ। ए 80 करोड़ पूरी दुनिया में। और आपको पता है कोविड जब आया था, और हमने कोविड के बारे में सोचा था कि इतनी बड़ी महामारी है और कितना बड़ा संकट दुनिया में आया है, पता नहीं कितने सारे लोग मर गए, वैक्सीनेशन, सारी दुनिया पैरालाइज़ होके पड़ी थी। पता है जब कोविड, आज तक के कोविड के आंकड़े आप जान लो, तो पूरे दुनिया में कोविड 70 कोटि लोगों को हुआ है, 70 करोड़ लोगों को हुआ है, और डायबिटीज़ आज कितने लोगों को है? 80 करोड़।
80 यानी हम उससे आगे हैं। ये रहा दुनिया के बारे में। अगर आप इंडिया को देखो तो इंडिया में आज 22 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। यानी कि दुनिया में 80 करोड़ है तो हम एक चौथाई से भी थोड़ा ज्यादा ही सिर्फ इंडिया में, इसलिए इंडिया को हम एक तरह से कह सकते हैं डायबिटिक कैपिटल हो गया है। 22 करोड़ लोगों को आज डायबिटीज है। हालांकि कोविड इंडिया में सिर्फ 4.5 करोड़ लोगों को हो गया है, उसके 5 गुना ज्यादा है, यानी 22 करोड़ लोगों को आज डायबिटीज है। मतलब हमें कोविड से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं थी जितनी डायबिटीज डायबिटीज़ से। से डरने की और ज़रूरत ऊपर से ये तो जिनको डायबिटीज है उनकी बात कर रहा हूँ, 22 करोड़। 14 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं। बढ़ रहे हैं उसकी तरफ। हाँ, यानी कि बस वक्त हो दे होएगी। कि होने ही वाली उसी रास्ते पे हैं। आप अगर 22 करोड़ और 14 करोड़ को आप मिला दो तो 36 करोड़ लोग आज इंडिया में, आप इंडिया का पॉपुलेशन कितना आज डायबिटीज से पीड़ित है। और मजे की बात यह है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि 50% डायबिटिक पेशेंट इंडिया में, उनको पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज है। ये ज़्यादा डेंजरस है। ये और डेंजरस है कि उन्हें पता ही नहीं उनको डायबिटीज है। वो डायबिटीज के साथ जी रहे, डायबिटीज उनको अंदर से खत्म कर रहा है, वो फैल रहा है, वो अंदर शरीर के कई पुर्जों को धीरे धीरे निकम्मा नुकसान दे रहा है और उन्हें बाहर से पता ही नहीं है। कई बारी जब तक उनको पता चले तब तक कई बारी काफी आगे बढ़ गया होता है डायबिटीज। इसलिए हमें ये पता चलना चाहिए कि बहुत आपके आजू बाजू में डायबिटीज आप पहुंचा है, क्या पता आपको भी हुआ हो, और आपको उसके बारे में जागृत होना जरूरी है। और मजेदार आप देखिए, मर्दों में, पुरुषों में डायबिटीज का सबसे पहला लक्षण कौन सा है पता है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पहला लक्षण। पहला लक्षण है मर्दों में। तो कई बार ये होता है कि मेरे पास पेशेंट आते हैं, आते ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज है। डायबिटीज़ है। जब हम उनको पूछते हैं कि क्या आपको डायबिटीज है, नहीं ऐसे लगता तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा आपने टेस्ट नहीं करवाया? तो मैंने कहा बाहर से कैसे आपको पता चलेगा, चलो कर लेते हैं। इसलिए मेरे पास जैसे ही कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का केस आता है, मेरे की पहली चीज हम वहीं के वहीं उनका शुगर चेक कर लेते हैं। और कई बारी उनको भी पहली बारी पता चलता है कि उनको डायबिटीज है, डायबिटीज़ है। और हमें डायग्नोसिस मिल गई एक तरह से। और डायबिटीज में कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि आपको कितने अरसे से डायबिटीज है। HbA1c की जो टेस्ट है, इससे आपके पिछले 3 महीने का एवरेज आपको पता जी। चलता है और अंदाजा आ जाता है कि ये कल परसों की बात है या लंबे अरसे से इनके अंदर डायबिटीज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो डायबिटीज का सेक्स से ये संबंध है कि करीब करीब 55% डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं, 55%, 50% से ज्यादा, उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का अनुभव आता ही आता है। आता ही आता। आता है। 55% बहुत बड़ा आंकड़ा हम मानते हैं। यानी यहाँ डायबिटीज अगर 100 लोग हैं, उसमें से 55% लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगी ही होगी। और बचे हुए भी लोग हैं, उनको भी अगर उम्र के साथ या किसी और वजह से होने वाली है अगर आगे, वो भी 10 से 15 साल पहले हो। जैसे आपको डायबिटीज हो गया, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम 10 से 15 साल पहले होने वाली है, और कम से कम 50% लोगों को तो पक्का होने वाली है। लेकिन फिर गुड न्यूज़ ये है कि ये सब हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये और समझो आपको हो भी गया है, समझो डायबिटीज की वजह, उस पे इलाज भी है भैया, इतना डरो मत। हालांकि मैं ही इतने बड़े बड़े आंकड़े बोल रहा हूँ, लगता है बाप रे मुझे तो डायबिटीज है और देरी से पता चल गया था, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। डायबिटोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसको हम कहते हैं, उसका इलाज भी होता है। जितना पहले आपको पता चल जाए उतना इलाज जल्दी भी होगा और ज्यादा अच्छा होगा। जितना आपको लेट पता चलेगा, थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा, थोड़ा कुछ और हमको इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ जाएंगे, या थोड़ा और फॉलोअप करना पड़ जाएगा, कुछ अलग अलग दवाइयाँ देनी पड़ जाएंगी, लेकिन आप भी ठीक हो जाओगे। इसलिए डायबिटीज का संबंध है ज़रूर, लेकिन डायबिटीज का भी आपको उसकी तरफ जागरूकता रख के उसका इलाज करवा लेना चाहिए, और उसके होने वाला जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उसका भी इलाज हो सकता है, वो भी करवा लेना चाहिए। लेकिन आप एक और प्रॉब्लम से आप एग्री करेंगे सर कि ज़्यादातर लोग तो ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम है। वो बस छुपाए हुए हैं, चलने दे रहे हैं, लेट्स सी, देखेंगे, सोचेंगे, ये भी कोई बताने वाली बात है क्या? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं इसके लिए डॉक्टर के पास जाऊँ। शायद अभी ऐसे अज़म्पशन्स लेकर लोग इसे पाल कर रखते हैं और लंबा टाइम बिता देते हैं। ये मेरा एक जनरल बिल्कुल जो बिल्कुल हमारी सच कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये होता है। टेंडेंसी है हम लोगों की अभी।
क्योंकि एक तो इस विषय के बारे में गुप्तता रखते हैं कि कैसे बताएं, फिर बताने से असेसमेंट फिर क्या करेंगे, वो पत्नी के पास जाने को अवॉइड करेंगे, बहाने बनाते रहेंगे। या अगर पत्नी ने कभी कुछ कह भी दिया तो बोलेंगे अरे क्या इस चीज़ को तुम महत्व दे रही हो, सेक्स भी कोई हो गया ना, बच्चा बच्चा हो गया, इतना क्या तुम। हालांकि उन्हें खुद अंदर से चाहिए, उनको ये भी पता है कि पत्नी को भी चाहिए, लेकिन अगर कर नहीं जाओ तो मुझसे तो होगा नहीं, और होगा नहीं तो फिर ऐसे बर्ताव करो जैसे मैं इस बात को ज्यादा महत्व नहीं देता, मैं बिजी हूँ। या बिजी होने के बहाने बनाओ। रात को बीवी सो जाने तक बाहर ही कुछ काम करने बैठ जाओ, ताकि वो सो जाए तब चुपचाप जाके आप सोचने तो पहले चले गए तो शायद वो अपेक्षा करेगी। इस तरह आदमी अवॉइड करता है, लेकिन आप देखो इस तरह की जिंदगी जब कोई जीता है, रोज रोज अवॉइड कर रहा है, रोज रोज उससे भाग रहा है, कब तक? उससे दोनों के बीच में पति पत्नी के संबंधों पे असर होता है, उसके खुद पे असर होता है। उसे कहाँ अच्छा लग रहा है अंदर से, उसे कहाँ अच्छा लग रहा है कि यार मैं करना तो मैं भी चाहता हूँ, इच्छा तो मेरे मन में भी होती है, लेकिन मेरी इरेक्शन नहीं होती। फिर क्या फ़ायदा, मैं उसके पास जाऊँगा, कर नहीं पाऊँगा तो ऊपर से उसे भी बहाना मिल जाएगा, देखो आप में कमी आ गई है, जाओ आप इलाज करो, आप नामर्द हो गए हैं। कई बीवियाँ भी इस तरह की बातें मुँह पे बोल लेती है, वो सुन के किस मर्द को अच्छा लगेगा। फिर जिस औरत ने इस तरह का अपमान ही कर दिया अपने पति का, उस औरत के प्रति उसको जो आकर्षण लगता था वो भी निकल गया था। वो डरने लगेगा उसके पास, और जिसका आपको डर लगता है उसके पास जाकर आप उत्तेजित कैसे होगे? इसलिए पूरा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बिगड़ जाता है। इसलिए क्यों बहाने बनाते हो? क्यों छुपते रहते हो? जाओ डॉक्टर से सलाह-मशवरा करो, इलाज होता है, बात करो। हो सकता है, मैं तो हमेशा कहता हूँ जब अकेले आते हैं ना, मैं कहता हूँ अकेले क्यों आए भई? अपने वाइफ को लेके आ जाओ, उसे भी समझने दो, ताकि उसके भी मन में अगर आपके प्रति कोई गलतफ़हमी है, उसके मन में भी अगर कुछ गलत धारणाएँ बैठी हुई हैं सेक्स को लेकर के, साथ में सुन लो। उसे भी शायद ये देखने दो कि इसका इलाज होता है। होता है। और जो आपको हो रहा है उसकी सही वजह क्या है? कई बारी क्या होता है, गलत वजह भी थोप ली जाती है। आपने ऐसा-ऐसा किया ना, उसकी वजह से आपको हो रहा है। अब ये जैसे मैंने पहले भी कहा था, मर्द अपने आप को ही दोषी, हाँ, मैंने बहुत मैस्टरबेट किया है, वीर्य गँवा दिया है मैंने, सारी ताकत मैंने शादी के पहले ही गँवा दिया, अब तो ये होना ही था। ये गलतफ़हमी है। लेकिन ये गलतफ़हमी जब कोई डॉक्टर दूर करेगा, तब उनका विश्वास होगा। और ये गलतफ़हमी उल्टी भी हो सकती है। समझो किसी पत्नी ने किसी दिन ये देख लिया कि हस्बैंड मैस्टरबेशन करता है, तो बस उसको नीचा दिखाना शुरू, इसी आदत की वजह से तो तुम कर नहीं पा रहे हो, इसी ने तो तुम्हारी मर्दानगी खत्म कर दी है, इसलिए तो नामर्द बने बैठे हो, ये कहाँ से गंदी आदत तुमने सीख ली। अगर इस तरह की बात अगर कोई पत्नी पति को कहे, हालांकि वो जो कर रहा था मैस्टरबेशन उसमें कोई गलती नहीं थी, एक आम बात थी। हाँ, ये जरूर हम कहते हैं कि शादीशुदा जिंदगी में अगर आप सेक्सुअल संबंध करने से भी ज्यादा मैस्टरबेशन को प्रीफर करने लगो, क्या बोले नहीं नहीं, वो संभोग-विभोग रहने दो, मुझे मैस्टरबेशन में ज़्यादा रस है, तो वो बात गलत है। आप उसको प्रायोरिटी मत दो। हाँ, बीवी नहीं है, बीमार है, सोई हुई है, या आप कहीं अकेले हो और आपके मन में इच्छा हुई, तो कोई हर्ज नहीं, आप कर लो मैस्टरबेशन। लेकिन वो है, वो तैयार है, आप कर भी पा रहे हो, आपको इरेक्शन भी आती है, तो फिर क्यों मैस्टरबेशन में कर रहे हो? उस तरह से मैस्टरबेशन को हम भी गलत कहेंगे। लेकिन किसी मर्द ने समझो मैस्टरबेशन करते वक़्त या हस्तमैथुन करते हुए बीवी ने समझो उसको पता चल गया या देख लिया, तो तुरंत उसको इतना नीचा दिखाने की भी ज़रूरत नहीं थी। इतना उसने कोई घोर पाप किया ऐसा भी बताने की इच्छा नहीं थी। उसकी वजह से वो एक तो और अपने आप को दोषी ठहराने लग गया। उसे और शर्म आने लग गई अपने आप से, और ऊपर से पत्नी के सामने अब मैं एक्सपोज़ हो गया, अब मैं कहाँ मुँह छुपाऊँगा, इस तरह के विचार उसके मन में आ गए, और दोनों के बीच में जो एक इक्वेशन था, वो बिल्कुल बिगड़ गया। तो सर, बजाय इसके बेहतर है कि दोनों बैठकर बात कर लें। हाँ, दोनों साथ में आएँ, ताकि हुँ, सही बात को समझो, और एक-दूसरे को सपोर्ट कैसे करना है सेक्स करते वक़्त, ये बहुत ज़रूरी है। हुँ। कई बारी वो घबराई है, उसे कोई तकलीफ़ है, आप घबराए हो, आपको तकलीफ़ है कोई, एक-दूसरे को साथ दो ना, एक-दूसरे को समझो, और जितना आप एक-दूसरे को साथ दोगे, उतना अच्छा आपके बीच में संभोग होगा। इसीलिए वो शब्द में भी छुपा है ना, समभोग। जिन्होंने सम यानी इक्वल, भोग यानी जिसका आनंद दोनों ने एक साथ और एक जैसा लिया, उसको हम लोग समभोग कहते हैं। लेकिन उसके लिए एक-दूसरे का साथ देना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। एक-दूसरे को नीचा दिखाओगे, या कई बारी ये उल्टा भी होता है, कई बारी अपने को इरेक्शन की प्रॉब्लम है, ऐसा वहम किए हुए कई पति, पत्नी में दोष निकालेंगे, "ये क्या तुमने वज़न बढ़ा के रख दिया है? ये क्या तुम्हारी फ़िगर ही मुझे अच्छी नहीं लगती आजकल? तुम ये वो क्या नहीं रही। वो पहले वाली बात तुम्हारी नहीं रही।" जैसे पूरा दोष उसी का है, और बेचारे औरत भी फिर हर्ट हो जाती है कि अच्छा आपको मेरी तरफ आकर्षण ही नहीं है। हालाँकि सच बात तो ये भी हो सकती है कि उस मर्द में ही कोई प्रॉब्लम आ गई हो, जिसका उसे जाके इलाज करना चाहिए। लेकिन इलाज करना दूर रहा,
वो बस पत्नी पे दोष डालो, सब तेरी वजह से हो रहा है, तू ऐसा बर्ताव करती है, तू अच्छे कपड़े नहीं पहनती, तू अच्छा अपने आप को अच्छा रखती नहीं है, इसलिए मेरा जी नहीं करना। एज़ इफ अगर सब ठीक होता तो मैं कर लेता। यानी एक तो दूसरे पे दोष डालना जिसको हम लोग ब्लेम गेम जी। या अपने आप पे ब्लेम लेना, मैं ही बुरा हूँ कि मैंने गलत आदतों से अपनी मर्दानगी खो बैठी है। तो ब्लेम गेम ही मत खेलो ना, अपने साथ खेलो ना, अपने पत्नी के साथ खेलो। समझो, थोड़े मैच्योर एडल्ट की तरह तो बैठो साथ में। आपस में बात नहीं कर पाते हो तो चलो किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो आपके दोनों के साथ बात करेगा, दोनों को सही चीज़ समझाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मेरे क्लिनिक में या मेरे या किसी भी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट की क्लिनिक में लोग आके ठीक हो के रोज वापस जा रहे हैं, उनके जीवन बदल रहा है, उनका सच जी। जीवन बदल रहा है और उनको कई बार ये लगता है हमने इतनी देरी क्यों की। तो मुझे तो लगता है कि मैं अकेला थोड़ी हूँ, दूसरे भी सेक्सोलॉजिस्ट होंगे। आप किसी अच्छे से क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपनी समस्या बताइए, उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, उनसे इलाज करवाइए, आप ठीक हो जाओगे। क्या बात है सर! मतलब ये बात करना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज बना रखा है, टैबू बना रखा है लोगों ने। और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आगे ज़िंदगी कितना देखिए ना, एक जी। एक पिता चिड़चिड़ा पिता है, बच्चों को मारता है, वो बच्चे बड़े होके उसी हर्ट को लेकर के बर्ताव करेंगे, लेकिन वो चिढ़ क्यों रहा था? हो सकता है उसको कोई सेक्सुअल समस्या हो और वो ऐसी भी नहीं थी कि जिसका इलाज नहीं हो सकता था। बस उसे जाना था, पूछना था, तुम चिड़चिड़े बॉस बने हो ऑफिस में, तुम अपने कलीग के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर पा रहे हो, अपने बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर पा रहे हो, घर में कोई भी आपको पसंद नहीं करता क्योंकि आप चिड़चिड़े हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। और ये नहीं कहता कि हमेशा इस तरह का आदमी सेक्स की वजह से ही चिड़चिड़ा होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको जब सेक्स में कोई समस्या आती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, तो उससे वो चिड़चिड़े ज़रूर हो जाते हैं। और वो चिड़चिड़ापन उनका हर जगह निकलता है, काम की जगह पे, घर की जगह पे और पूरा घर का वातावरण दूषित हो जाता है। और उसका परिणाम उनके बच्चों पर और वो बच्चे बड़े जब हो जाएँगे, उनके वैवाहिक जीवन पर भी होता रहेगा। यानी आपने आगे कितने सालों के लिए कितना डैमेज कर दिया आपने, आप देखिए। और ये कितना आसान था कि आप अच्छे डॉक्टर के पास जाके इससे बात करके इसका इलाज ही करवा लेते। सर डायबिटीज़ तो जैसा आपने बताया अनडाउटेडली ये चिंता का विषय है। लेकिन जो हार्ट डिज़ीज़ेज़ हैं स्पेशली एंजियोग्राफ़ी हो गई, एंजियोप्लास्टी हो गई, माफ़ कीजिए, उसके बाद जो बदलाव आता है, हुँ। तो क्या वो भी रिलेटेड है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से? हाँ, बिल्कुल है। अब देखिए एंजियोग्राफ़ी, एंजियोप्लास्टी किसको होती है, जिसको किसको करनी पड़ती है, जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ कहते हैं। ये हमारा जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है, उसको सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, उनको कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं। और ये कोरोनरी आर्टरीज़ जब क्लॉग हो जाती हैं, बंद होती हैं, तो आदमी को हार्ट अटैक आता है, या उसको अंजायना होता है और उसको फिर एंजियोग्राफ़ी या एंजियोप्लास्टी या बायपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। जी। यानी कि कहाँ शुरुआत हुई, जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक होने से। हुँ। तो क्या ब्लड वेसल सिर्फ हार्ट की ही ब्लॉक होंगी? नहीं, सारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स है उनमें वही तो खून बह रहा है। इसलिए आम तौर पे जिसको हार्ट की ट्रबल होती है उनको अक्सर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की भी तकलीफ होती है, क्योंकि ब्लड वही बह रहा है। तो दोनों का बहुत गहरा संबंध है। इसलिए हार्ट की जिनको तकलीफ हो गई, जिनको एंजियोग्राफी, उनको जो जो हम समझाते हैं हार्ट के लिए, वो सारा सेक्स के लिए भी काम आ जाता है। हुँ, दोनों का संबंध ज़रूर है, लेकिन बिल्कुल। एक दूसरा इसका हिस्सा ये है कि जैसे ही किसी को अ, हार्ट अटैक आके गया हो या जिसकी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हो गई हो, तो उसके मन में एक डर पैदा हो जाता है कि बाप रे! अब मैं कॉम्प्रोमाइज़ हो गया हूँ, हुँ, मेरा हार्ट पहले जैसा नहीं रहा और हार्ट तो बीट बड़ा ज़ोर-ज़ोर से होता है जब सेक्स करते हैं तो, कि ये तो नहीं कि मैं सेक्स करने जाऊँ और मुझे वहीं हार्ट अटैक आ जाए, कि ये तो नहीं कि मैं सेक्स के लिए उत्तेजित हो जाऊँ, मेरा ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाए और मुझे एंजाइना हो जाए। या मेरी क्लॉग्ड आर्टरी बिल्कुल बंदी हो जाए। तो डर बना रहता है कि मुझे हार्ट अटैक आ ना जाए या मुझे तकलीफ़ है तो मुझे सेक्स की झंझट में ही नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कई लोग हैं ना जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो हार्ट को पकड़-पकड़ के चलते धीरे-धीरे क्योंकि उनको डर बना रहता है। तो इस तरह के लोग सेक्स की एक्टिविटी करते वक़्त जो उत्तेजना आती है, हार्ट सचमुच बीट होने लगता है, उससे डरने लगते हैं। तो उसके लिए हमेशा मैं ये कहता हूँ कि अगर आपकी सचमुच एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हो गई है, यानी कि आपकी आर्टरीज को अच्छी तरह से रिपेयर किया गया है, आपकी समझो बाईपास सर्जरी हो गई, यानी आपको सचमुच नए बाईपास स्टंट्स डाले गए हुए हैं, स्टेंट्स, तो आप ये घबराहट मत रखो। यानी कि एंजियोप्लास्टी के बाद और
इवन बाईपास सर्जरी के बाद आदमी बिल्कुल पहले की तरह सेक्स के संबंध रख सकता है। उसका हार्ट बीट भी अगर उत्तेजित होती, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो नसें हैं, आपकी जो ब्लड वेसल्स है, कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, वो बिल्कुल अभी ठीक हैं। ये तो इलाज किया है आपके ऊपर। इसलिए एक बारी आपकी प्लास्टी हो गई हो और आपकी बाईपास सर्जरी हो गई हो, तो हाँ, उसका जो एक रिकवरी पीरियड रहता है, जो आमतौर पे हम लोग बोलते हैं कुछ 4-6 हफ्ते के लिए, उसके बाद हम हमेशा कहते हैं कि डर के मत रहो भैया, अभी नहीं आने वाला आपको, आपका हार्ट बिल्कुल ठीक हो गया है। आप बिल्कुल सेक्स के संबंध कर सकते हैं, क्योंकि कई बारी ये समस्या वुमन के 30s और 40s में आजकल आने लगी है। 40 साल की इंसान को प्लास्टी करनी पड़ रही है, एंजियोग्राफी करनी पड़ रही है, तो क्या खत्म हो गया उनका सेक्स लाइफ? नहीं। आपने एंजियोप्लास्टी करवा ली हो या बाईपास सर्जरी करा, आप पूरी तरह से सेक्स के संबंध पहले की तरह कर सकते हो। आप में कोई कमी है, ऐसा आप मन में भी मत लाना। तो ये भी एजुकेट करने से, नहीं तो अब खत्म हो गया, अब मेरी तो प्लास्टी हो गई, अब सेक्स पिक्स मेरे लाइफ से बिल्कुल खत्म, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाऊँगा। और कई बारी वाइफ डरने लगती, नहीं, नहीं आप मत करो। पता नहीं आप करते वक़्त ही आपको दोबारा छाती में दर्द शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा? और वो अगर इस तरह का डर लेके आप बैठोगे तो आप कैसे रिलैक्स हो जाओगे? और रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है सेक्स में। एक हल्का-फुल्कापन चाहिए, एक-दूसरे की तरफ आकर्षण चाहिए, वो वातावरण चाहिए अंदर भी और बाहर भी। और तब आपको उत्तेजना आएगी, तब जाके आप सेक्स कर पाओगे। लेकिन मन में अगर ये डर का अगर क्लाउड है अंदर से बहुत बड़ा, तो फिर आदमी कर नहीं पाता। इसलिए फिर यहाँ पे आप देखिए, एंजियोप्लास्टी तो खैर डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट कर लेंगे, बाईपास सर्जरी कार्डियक सर्जन कर लेंगे। लेकिन वो एक सर्जन जो है या कार्डियोलॉजिस्ट है, वो कभी पेशेंट को बैठ के ये बात समझाएँगे ही नहीं। बस अच्छी से अच्छी प्लास्टी कर ली, अच्छा से अच्छा बाईपास कर लिया, लेकिन अरे ज़रा बिठा के बताओ उसको कि आप बिल्कुल सेक्स के संबंध कर सकते हो, कि वो डरेगा कि आया हूँ हार्ट के डॉक्टर के पास और पूछ रहा हूँ सेक्स की जी। और पूछते नहीं हैं। और मेरे पास मैंने कई बार ये हुआ है कि बाईपास या प्लास्टी होने के 5, 6, 7, 8, 10 साल बाद जब वो किसी वजह से मेरे पास आते हैं और जब मैं बोलता है, "अरे तब से आप कोई दिक्कत नहीं थी आपकी, जब आपकी 10 साल पहले प्लास्टी हुई है।" अरे बाप रे! ऐसे हमने 10 साल गुज़ार दिए। पता नहीं पत्नी ने कितना अपना मन मारा होगा और पता नहीं मैंने अपना कितना मन मार लिया है, क्योंकि इच्छा तो मुझे भी होती थी। हार्मोन तो अभी भी मेरे शरीर में दौड़ रहे हैं और मैं बस इस तरह जीवन जीता रहा। इसलिए इस अवेयरनेस को लोगों तक लाना ज़रूरी है। और आपने ये जो सवाल पूछा, वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आज लोग सुनते होंगे, या तो जिनको अंजाइना की तकलीफ़ है, या जिनको एंजियोग्राफ़ी हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई है, जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है, वो ये बिल्कुल जान लें कि अगर आपको सचमुच हो गया, आपके हार्ट स्पेशलिस्ट ने, आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने अगर आपको कहा है कि आपका प्रोसीजर बेहतरीन हुआ है, ठीक हुआ है, तो जीवन नॉर्मल जियो। और उस नॉर्मल जीवन का ही एक हिस्सा है, नॉर्मल सेक्स लाइफ भी आपकी होनी चाहिए। ये तो बहुत क्या हम ज़रूरी ये समझ सकते हैं कि ये अगेन ये साइकोमेट्रिक है। इशू नहीं, नहीं। एक तो देखिए क्या है, एक तरह से साइकोजेनिक है, आप ठीक साइकोजेनिक मार्क? साइकोजेनिक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन हादसा बहुत बड़ा है। किसी इंसान को समझो 35 साल के, 40 साल की उम्र में किसी को अगर हार्ट अटैक आया हो और उसकी बाईपास सर्जरी हुई हो, जो कि काफ़ी मेजर सुप्रा मेजर सर्जरी मानी जाती है, प्लास्टी हुई हो, तो वो एक ट्रॉमा ही है ना वो। उस ट्रॉमा से आदमी बाहर आते-आते कई बारी टाइम लगता है और सिर्फ़ अपने से आ भी नहीं पाते कई बारी। इसलिए इन प्रोसीजर्स के बाद उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। और इसलिए पूरा टीम वर्क है। या तो कार्डियोलॉजिस्ट अपना एंजियोप्लास्टी का काम करेगा, उसके बाद कार्डियक रिहैबिलिटेशन के आजकल डिपार्टमेंट्स खुले हुए हैं और काउंसलर्स भी चाहिए जो उन्हें समझाएँगे ये बात। और उनको कोई सेक्स की समस्या है तो सेक्सोलॉजिस्ट को भी साथ में जुड़ना चाहिए, ताकि आप उसको पूरा आदमी को दोबारा अच्छा जीवन जीने के लिए आप तैयार कर सकते हो। बस अच्छे से अच्छी बाईपास सर्जरी करके छोड़ दिया, उसके सवालों का जवाब दिया नहीं, वो उसने उससे पूछना आया नहीं, तो फिर आप एक नई समस्याएँ शुरू कर सकते हो। तो है तो एक तरह से साइकोजेनिक ही, लेकिन वजह क्या थी हार्ट अटैक की? ब्लड वेसल्स नैरो हो गए थे, क्लॉग हो गए थे। और वही ब्लड वेसल्स फिर आपकी इंद्रिय के जो ब्लड वेसल्स थे वो भी नैरो हो गए हों। इसलिए हम हमेशा कहते हैं व्हाट इज़ गुड फॉर योर हार्ट इज़ गुड फॉर योर पीनिस, या उल्टी बात, व्हाट इज़ गुड फॉर योर पीनिस इज़ गुड फॉर योर हार्ट। यानी एक-दूसरे के साथ जुड़े हो, क्योंकि नसें दोनों में हैं। खून जो बह रहा है, ब्लड जो लहू जो बह रहा है, वो दोनों में वही है। इसलिए अगर हार्ट का डॉक्टर आपको कहता है कोलेस्ट्रॉल कम करो, खाने-पीने में बदलाव ले आओ, वज़न कम करो, एक्सरसाइज़ रखो, उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा आपकी सेक्स लाइफ़ सुधारने में भी होगी। कई बार ये होता है ना, मैंने हार्ट के लिए जो किया, उससे मेरी सेक्स लाइफ़ भी अपने आप सुधर गई। करने वाली बातें तो वही है। बिल्कुल ही। कितना कनेक्टेड है ये सब। हुँ। सर हमने 2 बड़ी समस्याओं पर बात कर ली, लेकिन एक और समस्या है जो अब उभर रही है, हाई बीपी।
हुँ। पहले इसको उम्र से जोड़ा जाता था कि एक उम्र होने के बाद ये आम हो जाता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं अपने आस-पास की जो अपने उम्र में 30 में हैं, 40 में हैं, वो भी टैबलेट्स खा रहे हैं या मेडिकेशन पर चल रहे हैं, ये स्पेशली ब्लड प्रेशर के। तो क्या ये भी रिलेटेड है हमारी इस प्रॉब्लम से? बिल्कुल है। देखिए ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ जो पहले ज़्यादा उम्र में दिखाई देती थी और अभी कम उम्र में दिखा रही है, उसके जो कारण ये हैं कि एक तो हमारी आज की जो जनरेशन है, उनका डाइट बहुत ही अलग है, हुँ, पहले ज़माने के। ऊपर से सेडेंटरी लाइफ़ जी रहे हैं लोग, एक्सरसाइज़ करना या मेहनत करना, ये कम हो गया है। डाइट बदल गई है, एक्सरसाइज़ और वाइसेस बढ़ गए, स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, ये बढ़ गए हैं। इन सब वजह से उम्र चाहे आपकी कम भी हो, तो ब्लड प्रेशर की बीमारी भी आपको जल्दी दिखाई देने लग गई है। ये आम पे हम देख रहे हैं। नहीं, आप देखोगे इंडिया में 40 के ऊपर कोई भी हो, तो करीब-करीब 40 के ऊपर के सभी लोगों को ब्लड प्रेशर की दवाई आजकल चालू है। और 40 कोई उम्र नहीं कि आदमी की सेक्स लाइफ खत्म। हुँ। और ये बात आपको सुन के ताज्जुब होगा कि ब्लड प्रेशर की जितनी भी दवाइयाँ हैं मार्केट में या मेडिकल साइंस ने इजाद कर रखी है, मैं अच्छी दवाइयों की बात कर रहा हूँ, मैं गलत दवाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब अच्छी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ। उसमें से 90% दवाइयाँ इस सेक्स पे असर करती है, बुरा असर करती है। इसको या तो आपके डॉक्टर ने आपको ब्लड प्रेशर के लिए बहुत सोच समझ के अच्छे डॉक्टर ने आपको अच्छी दवाई दी है, लेकिन साथ में उस दवा का साइड इफ़ेक्ट आपके सेक्सुअल लिबिडो पे असर होता है, इच्छा पे असर होता है, इरेक्शन पे असर होता है। 90% अगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आपके सेक्स पे बुरा असर डालने वाली है, तो फिर ब्लड प्रेशर का इलाज कैसे करें? ब्लड प्रेशर का इलाज करने वाले डॉक्टर भी कहेंगे फिर इन दवाइयों को हम अच्छा कैसे कहें? हम इलाज ही कैसे करें? क्योंकि आने वाले पेशेंट अभी 30-40 की उम्र में आ रहे हैं, वो सेक्सुअली एक्टिव हैं। अभी उनके सेक्स की लाइफ और 20, 25, 30 साल आगे बाकी है। हमें तो ब्लड प्रेशर की दवा देनी पड़ेगी, ज़रूरी है क्योंकि इनको हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है। अब दिए दवा तो मुसीबत क्योंकि इनकी सेक्स लाइफ पे असर हो जाएगा। ना दो तो ब्लड प्रेशर इनको खतरा महसूस कर सकता है। तो क्या करें? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ निकली है, उसमें ऐसी भी दवाइयाँ इसलिए तो मैंने 90% कहा 100% नहीं कहा। जी। ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को अच्छे से कम करेंगी। बिल्कुल ब्लड प्रेशर आपका और आपके सेक्स पे भी बुरा असर नहीं करेगी। ऐसी दवाइयाँ हैं और ऐसी दवाइयाँ ऐसे भी नहीं कि थोड़ी-सी हैं, वो भी काफ़ी हैं। लेकिन आपको खुल के ये बात बात से करनी हाँ, पड़ेगी। आप डॉक्टर के पास जाओगे और उसको बोलोगे कि उसने चेक कर लिया, "अरे! तुम्हारी उम्र कितनी है?" 35 साल। शादी हो गई है? हाँ। ये दवाई लिख के दे रहा हूँ ब्लड प्रेशर की, वो बहुत अच्छे दिल से लिख के दे रहा है, अच्छी दवा लिख के लेकिन अगर एक सवाल और भी पूछ लिया होता, मैं डॉक्टर को एक सवाल और भी पूछ लिया होता कि शादीशुदा हो, आप सेक्सुअली एक्टिव हो? हाँ, हैं, एक्टिव हैं। तो नेचुरली मैं वो ऐसी दवा ना लिखूँ इसको कि जिससे इसका सेक्स लाइफ पे बुरा असर हो जाए। इसलिए डॉक्टरों को भी ये सोचना चाहिए, इसलिए अक्सर मैं डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंसेस में जब इस विषय पे बात करता हूँ, तो डॉक्टरों को कहता हूँ कि आप अच्छे डॉक्टर हो, आपको बहुत अच्छा आपका साइंस पता है, आप अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हो, बहुत अच्छी दवाई आप जानते हो, लेकिन इस बात को भी तो थोड़ा महत्व दिया करो कि क्या इस दवा से इस बंदे के सेक्स लाइफ पे असर होगा? हाँ, अगर कोई बंदा उम्र में ज़्यादा है, सिंगल है, वो पार्टनर है ही नहीं लाइफ में, तो फिर आप जो दवा देनी है दो या लेकिन अगर कोई कहता है नहीं मैं सेक्सुअली एक्टिव हूँ, मेरी तो अभी शादी हुई है या शादी होके बस थोड़े से दिन हुए हैं या थोड़े से साल हुए हैं, अभी मुझे एक आध बच्चा और भी चाहिए और हम दोनों सेक्स को अच्छा एंजॉय भी करना चाहते हैं, तो उसको ब्लड प्रेशर की दवा देते वक़्त समझ के दे दो ताकि उसके सेक्स लाइफ पे बुरा असर ना रहे। मेरे पास जैसे मैंने पहले भी कहा था ना पेशेंट का आते ही पहले तो हम उसका शुगर चेक करते हैं क्योंकि वही वजह निकल आती है कई बारी। उस तरह से हम पहला मेरे जो पहले 2-4 प्रश्न पेशेंट को रहते उसमें कि ब्लड प्रेशर की तकलीफ है आपको? तो बोलते हैं हाँ है। कौन-सी दवाइयाँ ले रहे हो? जी, और जैसे वो दवाइयों का मैं कहता हूँ आप सिर्फ दवाइयों के नाम मत बताओ, आपके डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ जी। और वो दवाइयाँ भी साथ में लेके आओ। और कई बार ये दिखाई देता है कि उनकी उसका जो सेक्स का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह उनकी दवाइयों में छुपी है। अब मैं उसके डॉक्टर की गलती भी नहीं निकाल सकता, वो अच्छे डॉक्टर इसलिए तो मैं कहता हूँ प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ। तो कई बारी मैं उन डॉक्टरों से सीधा फ़ोन पे बात करता हूँ कि आप बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मुझे आपकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, लेकिन ये पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव और शायद आपको बताने में शर्माया होगा, उसने बताया नहीं होगा ये समझ के कि आप तो हार्ट के डॉक्टर हो।
ब्लड प्रेशर के डॉक्टर, मैं आप सेक्स की बात आपके साथ कैसे करूँ? लेकिन इसके सेक्स लाइफ पे बुरा असर हो रहा है, पति-पत्नियों के संबंध पे बुरा असर हो रहा है, पत्नी चिड़चिड़ी हो गई है, ये अपने बारे में बुरा-भला सोचने लग गया है, क्योंकि सेक्स नहीं बेचारे कर पा रहे, हालाँकि सब कुछ ठीक था। तो आप इसकी दवाइयाँ बदल लो। और फिर कई बारी वो बोलते हैं, सर डॉक्टर आप सेक्सोलॉजिस्ट हो, आप ही बताओ मैं कौन-सी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इनको दूँ? कई बारी मैं सुझाव देता हूँ, कई बारी उनको ये बात अक्कर होती है कि उनको भी पता होता है। हुँ। अच्छा, अच्छा, ये बात उसने कभी बताई नहीं, मैंने समझा चलो मैं अच्छा समझ के दे रहा हूँ। और कई बारी ब्लड प्रेशर की बीमारियों में भी ये भी होता है कि बेचारे डॉक्टर के भी हाथ बंधे रहते हैं। क्योंकि सचमुच इतना हाई बीपी रहता है और कम उम्र में रहता है, और दवाइयाँ तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती है, तो चॉइस भी बहुत कम हो जाता है। तब कई बारी डॉक्टर लोग बोलते हैं पहले ब्लड प्रेशर को तो सँभाल लें हम, उसके बाद सेक्स की तरफ भी आ जाएँगे। हुँ। तो ये भी ठीक है कि ऐसा नहीं कि जो 80-90% दवाइयों की मैं बात कर रहा हूँ, फिर उसको बाज़ार से निकाल ही क्यों नहीं देते, ऐसा नहीं है। उनका भी उपयोग किया जा सकता है सही मात्रा में, सही फ्रीक्वेंसी में अगर किया जाए, तो वो दवाइयाँ भी हम साथ-साथ में दे सकते हैं। राइट। या समझो दवाइयाँ देना ज़रूरत ही है, जिन दवाइयों का सेक्स पे असर हो, तो उसको पैरेलली दूसरी दवाइयाँ भी दी जा सकती है, जिसकी वजह से उसके सेक्स पे बुरा असर ना हो। लेकिन इसके लिए जो उनके जो हार्ट स्पेशलिस्ट या ब्लड प्रेशर के जो डॉक्टर, फिजिशियन हैं, उनको और सेक्सोलॉजिस्ट को और पेशेंट को खुल के आपस में बात करके इस समस्या को सुलझाना चाहिए। उसमें से कोई भी एक अगर झिझकने लग जाए, हुँ। पेशेंट बोल नहीं रहा है, डॉक्टर को सूझ नहीं रहा है या डॉक्टर को बोला ही नहीं गया, तो फिर ये समस्या रह सकती है। अगेन, इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, ये अवेयरनेस ला रहे हैं, डॉक्टरों में भी ला रहे हैं, जी। पेशेंट्स में भी ला रहे हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हो, तो और आपके सेक्स लाइफ पे अगर बुरा असर हुआ है कि आपकी इरेक्शन आपकी अच्छे से नहीं हो रही, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो गई है, तो हो सकता है उसकी वजह आपके ब्लड प्रेशर की दवाइयों में छुपी हो। तो आप ज़रा डॉक्टर से अपने सही मशवरा सलाह-मशवरा कर लो, ये समस्या आपकी हल हो सकती है। तो कई मेरे पास पेशेंट जो आते हैं, उनकी सिर्फ़ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बदल के वो ठीक हो जाते हैं और कोई इलाज नहीं करना पड़ता। सर क्या ये जो दवाइयों को जो रीज़न दवाइयों की जो वजह बता रहे हैं आप, ये सिर्फ़ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से होता है या और भी किसी मेडिसिन का? हाँ, हाँ, अभी ब्लड प्रेशर का हमने थोड़ी चर्चा की कि उसका संबंध डायबिटीज़ से भी है, जी। उसका संबंध हार्ट से भी है, और हम इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ जोड़ रहे हैं, इसलिए हम तीनों को हमने डिस्कस किया। लेकिन और भी ऐसी कई दवाइयाँ हैं जो किसी और बीमारियों में दी जाती है, किसी और सिचुएशन में दी जाती है, जिसका भी असर सेक्स पे हो सकता है, इरेक्शन पे हो सकता है। और एक नहीं, दो नहीं, ऐसी बहुत सारी दवाई है। मेरी जो किताब है उसमें तो मैंने पूरी लिस्ट दी है। फिर यहाँ मैं दवाइयों के नाम लेके कुछ हल होगा, मैं जनरल आइडिया के है ना? बहुत सारी दूसरी भी दवाइयाँ, सिर्फ़ ब्लड प्रेशर से रिलेटेड ही नहीं, बहुत सारी दूसरी दवाइयाँ हैं, अच्छी दवाइयाँ हैं। जब मैं ये कहता हूँ ना, उन दवाइयों का असर सेक्स पे होता है, मैं उन दवाइयों को कहीं कम नहीं ठहरा रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दवाइयाँ गलत है या उसमें जी। कोई कमी है। लेकिन देखिए, हर दवा का, अच्छे से अच्छे दवा का भी एक साइड इफ़ेक्ट रहता है। अगर किसी अच्छी दवा का साइड इफ़ेक्ट अगर इंसान के सेक्स पे हो रहा हो, इरेक्शन पे हो रहा, और उसके वो पीड़ित है, अगर उसे खुद उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो बात है ये, उससे अगर उसको फ़र्क पड़ता है, तो ट्रीटमेंट देने वाले डॉक्टर को ज़रूर इस बात का विचार कर लेना चाहिए। मान लीजिए कि एक आम ज़िंदगी चल रही है, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। अचानक लाइफ़ में कोई मेडिकेशन शुरू हुई, छोटी, बड़ी, किसी भी वजह से, और फिर उनकी सेक्स लाइफ़ पर असर पड़ा। तो सबसे पहले वो खुद भी एक बार चेक कर सकते हैं कि कहीं इन मेडिसिन्स की वजह से तो हुँ, ये ऐसा नहीं हो रहा है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, और अगेन वो उसके लिए किसके पास जाएँगे? वो उसके लिए एक फिर डॉक्टर के पास। अभी ये कई इंटेलिजेंट पेशेंट है, मैं शहरों में ये देख रहा हूँ कि वो ख़ास आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब मैं ये दवाइयाँ इस वजह से मेरे डॉक्टर ने शुरू की है, जब से ये दवा शुरू की है मेरे सेक्स पे असर हुआ है। वो खुद ही बताते हैं। और मैं, जैसे हमने ब्लड प्रेशर की दवाइयों की बात की, और एक आम बात है आजकल देखिए, जैसे बाल उड़ रहे हैं, जी। ब हाँ। बा बाल जा रहे जी हैं, सर। टक्कल हो रहा है, और वो किसी ट्राइकोलॉजिस्ट के पास चला गया, स्किन के स्पेशलिस्ट के पास चला गया कि बिल्कुल। बाल्डनेस की इलाज करने के लिए। तो बाल्डनेस के इलाज के रूप में जो एक दवा दी जाती है, जी। उस दवा से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होती है। अम, तो कई बार ये होता है वैसे कि कई बार ये होता है कि मैं भई आप घर में जब पेशेंट सामने आता है, तो उसकी एग्ज़ामिनेशन उसके होते-होते ही हो जाती है। मैंने कहा, "आप क्या हेयर लॉस के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हो?" राइट। "हाँ, हाँ, ले रहा हूँ।" "आपको कैसे पता चला?" मैंने कहा, "नहीं, वो अभी बाल आए नहीं आपके, लेकिन आप इलाज कर रहे हो?" "हाँ, ले रहे हो।" "क्या आप ये दवा ले रहे हो?" "तो आपको कैसे पता चला?" तो ये पता चला क्योंकि उसका असर आप पे हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन
उसके लिए दूसरे ऑल्टरनेटिव इलाज हैं। जी। लेकिन जो जिस ट्राइकोलॉजिस्ट ने आपको दवा दी है, हुँ, उसने भी जानबूझ के तो नहीं की। लेकिन हुँ, कई बारी मैंने यानी स्किन स्पेशलिस्ट के कॉन्फ्रेंस में या ट्राइकोलॉजिस्ट के कॉन्फ्रेंस से जब मुझे बुलाते हैं, तो मैं उनको खास बोलता हूँ कि यार आप टेस्टोस्टेरोन सप्रेस करने की जो दवाइयाँ दे रहे हो, हुँ, जिसकी वजह से बालों का इलाज किया जा रहा है, उससे टेस्टोस्टेरोन उनका दब रहा है, सप्रेस हो रहा है और उसका असर उनके सेक्स लाइफ पे भी होगा। तो कई उसमें से बोलते हैं हम बोलते ही नहीं उनको। जब तक वो खुद कंप्लेन करके आते नहीं, हम बोलते ही नहीं है, क्योंकि बोलने पे उनको और वहम होने लगता है। हमें भी पता है ये होता है। मैंने कहा ऐसा मत किया करो। पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है कि देखो मैं जो दवा तुमको दे रहा हूँ, या इसलिए दे रहा हूँ कि हमें थोड़ा-सा आपका टेस्टोस्टेरोन कम करना है, क्योंकि आपके शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन की लेवल है, वो एक आपके ब्लड लॉस की, आपके हेयर लॉस की वजह है। आपके बाल जो झड़ रहे हैं, उसकी वजह एक है कि आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा हमें थोड़ी कम करनी ज़रूरी है, और वो कम करने की जब मैं दवा दूँगा, तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा, और टेस्टोस्टेरोन कम होगा, तो उसका असर तुम्हारे सेक्स पे भी होगा। ये अगर बोल दिया जाए, तो अगर उसके लिए वो मायने रखती है बात, तो बोलते नहीं डॉक्टर साहब फिर तो आप कुछ अलग का इलाज करो, अलग हो गए, कोई दूसरे भी इलाज होंगे और हैं। मज़े की बात ये नहीं कि वही एक इकलौता इलाज थोड़ी रह गया है। जी, अब मैंने के कई पेशेंट्स मेरे पास आए, उनकी दवाइयाँ थोड़ी-सी बदल दी, जी। ज़्यादा इंटरफियर भी नहीं किया उनकी दवाइयों में, और उनकी सेक्स की समस्या ठीक हो गई। नहीं, थैंकफुली मैं बस अप्लाई करता हूँ, कोई मेडिसिन जैसी तो चीज़ हाँ, अभी तक हाँ। नहीं पड़ी। नहीं, आप देखिए अब टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़े-बड़े इश्तिहार आते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट के, राइट सर। यानी हेयर लॉस की ट्रीटमेंट आम तौर पे हो गई है। अब आप हर मुंबई के हर एक मोहल्ले में ट्राइकोलॉजिस्ट है, और हेयर लॉस, हेयर ट्रांसप्लांट की ट्रीटमेंट की जाती है, और अक्सर इस ट्रीटमेंट के दौरान टेस्टोस्टेरोन को दबाने की दवाइयाँ दी जाती है, और अच्छे उद्देश्य से दी जाती है। ऐसा नहीं जी। कि कोई आपको तकलीफ देने के लिए कर रहा है। हुँ, क्योंकि उनको लगता है यार थोड़ा-सा टेस्टोस्टेरोन इनका मैं कम कर दूँ, तो इनके बाल झड़ने कम हो जाएँगे। फिर इनका जी, ट्रीटमेंट अच्छे से हम कर पाएँगे। इनकी वजह ही मेल पैटर्न बाल्डनेस जिसको हम लोग कहते हैं, जी। टेस्टोस्टेरोन इस इन बंदी की वजह है। लेकिन जैसे आप उसके टेस्टोस्टेरोन को कम करोगे, सेक्स पे भी बुरा असर होगा। या तो उसको खुल के ये बात बोल दो, हुँ, या बोलो कि चलो हम अभी जब इलाज कर रहे हैं, कुछ अरसे के लिए दवा हम लेनी पड़ेंगी, तो उस कुछ अरसे के लिए फिर आपको इस बात का स्वीकार करना पड़ेगा कि शायद आपके सेक्स लाइफ पे इसका असर होगा। बिल्कुल। या आपस में समझ लो अपने पार्टनर के साथ, चलो यार या तो मुझे अच्छे बाल चाहिए, इलाज हुँ, चल रहा है तो ये दवा तो मुझे लेनी पड़ेगी। मैं दवाइयों के नाम जानबूझ के लेना टाल रहा हूँ इस प्रोग्राम में, कि नहीं तो लोग खुद अपने मन से ही दवाइयाँ नहीं लेने लग हुँ। जाती। इसलिए आपने देखा होगा मैं दवाइयों के नाम नहीं लेता। नहीं, नहीं सुना। लेकिन ये आम बात है, हर ट्राइकोलॉजिस्ट जानता है, हर स्किन स्पेशलिस्ट ये जानता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ़ मैं जानता हूँ। जो टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करने वाली जितनी भी दवाइयाँ, अच्छी दवाइयाँ जी। उपलब्ध हैं, उनका सबका सेक्स पे बुरा असर होता है। और कई बारी टिपिकल हेयर लॉस की ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद ही पेशेंट को जब ये तकलीफ होती है, सेक्सोलॉजिस्ट के पास आते हैं, और हमारे 4-5 जो शुरू के प्रश्न रहते हैं, उन्हीं प्रश्नों में हमको डायग्नोसिस हो जाता है। करवाइए सर। सर, खुद हम अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर अपने हाल ही के बिहेवियर या जो भी चेंजेस हुए हैं हमारी लाइफ में या मेडिकेशन है या बाकी कुछ है, इससे फ़िल्टर तो कर लेंगे कि इस प्रॉब्लम का कनेक्शन इस चीज़ से हो सकता है। हुँ। लेकिन सॉल्यूशन क्या है सर? हुँ। पहले तो सॉल्यूशन जानने के लिए आप इस बात को समझ लो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये एक सिर्फ लक्षण है, ये किसी बीमारी का नाम नहीं है। बहुत ये बढ़िया, सिर्फ एक सिम्पटम है। ये ज़रूरी था इसकी जानना। अंदरूनी वजह क्या है? हुँ, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के पीछे कारण क्या है? ये कारण जान के उस कारण का इलाज करना ज़रूरी होता है। अब जैसे कि मैं आप बताऊँ कि जैसे एक बुखार आ रहा है, तो बुखार अपने में किसी बीमारी का नाम नहीं है, किसी बीमारी का लक्षण है। अभी बुखार आपको कोविड में भी आएगा, मलेरिया में भी आएगा, निमोनिया में भी आएगा, टाइफाइड में भी आएगा, डेंगू में भी आएगा। इलाज आप बुखार का नहीं कर रहे हो, उसका जो कारण है, जो कि मलेरिया है या टाइफाइड है, इसका इलाज कर रहे हो। उसी तरह इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये सिर्फ एक लक्षण है, एक सिम्पटम है। उसका नहीं इलाज किया जाता। क्यों इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, इसको ढूँढ के उस कारण का जब आप इलाज करोगे, अपने आप इरेक्शन ठीक होने लगेगी। जैसे मलेरिया का इलाज किया तो अपने आप बुखार ठीक हो जाएगा। टाइफाइड का इलाज किया तो अपने आप बुखार ठीक हो जाएगा। उस तरह से जैसे आपने वजह को ढूँढ के, कारण को ढूँढ के इलाज किया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन गायब हो जाती है या ठीक हो जाएगा। यानी कि सर जो हम क्योंकि इन इस तरह के कंटेंट से हम एड्स के थ्रू ज़्यादा एक्सपोज़ हम हमारे लिए चीज़ें आती हैं समझ में या देखने में। तो ये जो एड्स आते हैं, जो जगह-जगह पोस्टर लगे होते हैं, ट्रेनों में, बसों में,
रोड पर कि कई सारे टर्म्स मर्दाना कमज़ोरी और इनके साथ कई सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं और शुक्रवार मिले, गुरुवार मिले, इसे हम फ़नी नोट पर लेते हैं क्योंकि अंदर ही अंदर हम भी कभी-कभी जानते हैं कि शायद इसमें उतनी ऑथेंटिसिटी नहीं होगी। हुँ। कई बार इन इन पर मज़ाक भी बनता है, लेकिन अगेन ये मज़ाक उनके लिए है जो इस प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहे। जो उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो इन्हीं एड्स को देखकर किसी होप में वहाँ जाते हैं। हुँ, हुँ। तो सर ये ज़रा अगर आप एक फ़र्क बता दें कि सही तरीके से इलाज कैसे ढूँढा जाए? हुँ, हुँ। जैसे मैंने कहा ना कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सीधा इलाज हम करते ही नहीं है, उसके कारण का इलाज करते हैं। परफ़ेक्ट। समझो मेरे पास 10 पेशेंट आ गए, एक ही उम्र के हैं। जी, 10 के 10 पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की तकलीफ है। लेकिन ये हो सकता है कि दसों के दसों लोगों में उसका जो सही कारण है, अंदरूनी कारण है, वो अलग है। इसलिए बाहर से दिखने वाली प्रॉब्लम 10 लोगों की, उसी उम्र के 10 लोगों की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की है, लेकिन हर एक का कारण, हर एक का जो इलाज होगा, उपाय होगा, वो अलग होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया, किसी को डायबिटोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, तो नेचुरली उसका इलाज पहले तो डायबिटीज़ से रिलेटेड होगा। कोई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेने की वजह से उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रही है, तो नेचुरली उसकी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बदल के, यानी देखिए इलाज हम लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का नहीं कर रहे, बिल्कुल। उसके कारण का कर रहे हैं। कोई अगर बाल गिर रहे हैं उसके लिए वजह से टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करने वाली दवाइयाँ ले रहा है, उसकी वजह से इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रही है, तो नेचुरली हम उसको दवा को बदलेंगे या बंद करेंगे। यानी कि हर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पीछे उसका कारण ढूँढना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक ही दवा हर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए काम आएगी, इस तरह के जो इश्तिहार देखते हैं, वो सारे गलत हैं। क्योंकि आपकी हर एक की वजह अलग है, तो एक ही दवा कैसे काम करेगी? आपकी वजह को कैसे दूर करेगी? जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे बुखार आ रहा है, आप बुखार की दवा देते रहोगे, तो अंदर की वजह अगर ठीक नहीं करोगे, तो बुखार थोड़ी देर के लिए शायद कम भी हो जाए, लेकिन दोबारा आ जाएगा, क्योंकि अंदर का मलेरिया ठीक नहीं हुआ, अंदर का टाइफाइड ठीक नहीं हुआ, अंदर का डेंगू ठीक नहीं हुआ, जो भी वजह हो। इसलिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ भी ये सुनना चाहिए कि उसकी एक ही दवा सारी इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस के लिए कभी हो ही नहीं सकती। हर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के तकलीफ की दवा उसके कारण में छुपी रहती है। कारण ढूँढने का काम डॉक्टर करते हैं और जब उनको कारण सही-सही मिल जाता है, उस कारण को जब वो दूर करते हैं, तब पेशेंट की ये समस्या गायब हो जाती है। इसलिए उसका एक स्टैंडर्ड इलाज होता ही नहीं। अगर ऐसे होता तो फिर हम डॉक्टरों की ज़रूरत ही नहीं थी। बस सब लोग वो दवा ले लें और ठीक हो जाएँ। और आप देखिए इश्तिहार भी इसी तरह के रहते हैं। कई आप देखेंगे कई वेबसाइट्स पे या कई यहाँ पे सेक्स टॉनिक्स के इस तरह के जो इश्तिहार रहते हैं उसमें रहता है कि आपकी वजह कोई भी हो, किसी भी उम्र के आप हो, ये किसी भी टॉनिक ले वजह लो। बस किसी भी वजह से आपको ये से ठीक हो, ये नामुमकिन सी बात है, ये नामुमकिन सी बात है। लेकिन क्या है लोगों को पता नहीं होता क्योंकि हमने कभी अवेयरनेस ही नहीं दी उनको, सेक्स एजुकेशन नहीं दिया। तो फिर उनको लगता है चलो ट्राई कर लेते हैं और समझो एक इंसान ने भी 200 रुपए की दवा ले ली और शायद उसको उपयोग नहीं भी हुआ, लेकिन इस तरह इश्तिहार करने वाले लोगों को तो लाखों को फँसा देते हैं, उनकी तो करोड़ों का बिज़नेस हो जाता है। हालाँकि उनको खुद पता है कि दवा का कुछ असर नहीं होने वाला, लेकिन हम जो घोषणा कर रहे हैं कि हाँ, हो जाएगा, इससे हो सकता है कुछ सियाने हो, कुछ अच्छे लोग हो जिन्होंने समझा है, वो शायद नहीं भी ले, लेकिन नासमझ हो कि कहाँ कमी है। और ऐसे हमको मिल गए समझो 1 लाख नासमझ मिल गए, तो बस मल्टीप्लाई करो दवा की शीशी की जो प्राइस है, 200 की दवा आप बेच रहे हो, हालाँकि उसके अंदर जो आपने दवाइयाँ डाली वो ₹20 की भी नहीं है, तो आपने कितना कमा लिया। और ये धंधा बहुत चल रहा है और ये सिर्फ़ इंडिया में ही नहीं, बाहर कई देशों में ये धंधा चल रहा है। इसलिए इस तरह के इश्तिहारों को देख के खुद से दवा नहीं लेनी चाहिए और ऊपर से हमेशा ये भी बात होती है कि कोई भी दवा दुनिया में ऐसी नहीं हो सकती कि जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो आपको पता ही नहीं जो आप ले रहे हैं, उसमें है क्या? उसका हुँ, क्या बुरा असर आपकी किडनी पे हो सकता है, आपके लिवर पे हो सकता है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको हो सकता है। इसलिए खुद से कभी भी कोई दवा लेनी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ़ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी किसी चीज़ के लिए खुद से दवा नहीं लेनी चाहिए। जानकार डॉक्टर को मिलो, उसने जीवन के कई साल इसमें गुज़ारे हैं। 10 साल हमें लग जाते हैं मेडिकल की डिग्री लेके बाहर आके पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करके प्रैक्टिस। तपस्या रहती है हम डॉक्टरों के लिए वो। तब जाके हमें जानकारी होती है और उसके बाद जब हम अनुभव होता है पेशेंट्स को ट्रीट करते हो, वो हमारे पीछे रहता है। इसलिए ऐसे डॉक्टर से आप जब मशवरा लेके कोई दवा लेते हो तो उसका कोई मतलब बनता है। बस किसी ने इश्तिहार दे दिया और आपने दवा ले ली, नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। सर ये तो हुई इन्फॉर्मेशन। मैं प्रैक्टिकल आता हूँ। जब सच में आपके पास कोई पेशेंट पहुँचता है, जब कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है, तो आप
किस प्रोसेस के थ्रू गुजर कर क्या डिसाइड करते हैं कि इनका इलाज कैसे करना है? हुँ, हुँ। प्लीज़ अगर आप हाँ, वो प्रोसेस बता सकें। हाँ, वो प्रोसेस ऐसी है कि पहला हिस्सा है प्रोसेस का कि हिस्ट्री, यानी हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि उसकी तकलीफ़ कब से है, शुरुआत कैसे हुई और उसको एग्ज़ैक्टली क्या-क्या अनुभव आ रहे हैं, उसकी तकलीफ़ का एग्ज़ैक्टली स्वरूप क्या है, इंटेंसिटी क्या है, ये समझते हैं। उस प्रोसेस में जिसको हम हिस्ट्री टेकिंग कहते हैं, उसमें वो कौन-सी दवाइयाँ आजकल ले रहा है, कौन-सी अलग-सी बीमारियाँ उसको पहले हुई है, जिसका शायद असर आज पे हुआ हो। क्या उसे डायबिटीज़ है? क्या उसके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ रह चुका है? या उसे इसके बारे में पता ही नहीं है? क्या वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहा है? जैसे मैंने पहले कहा, कोई हेयर लॉस की दवाइयाँ ले रहा है या कोई और भी कई दवाइयाँ हैं जो वो ले रहा है कि नहीं, हिस्ट्री में पूछना पड़ता है। यानी कि हिस्ट्री में कई बारी हमको पता चलने लगता है, संकेत मिलने लगते हैं कि हाँ, इससे ये पता चल गया कि इस इंसान की तकलीफ की वजह हमको यहाँ मिलेगी। राइट। हाइपोथेसिस जिसको हम लोग कहते हैं, लेकिन इसको कंफर्म करना ज़रूरी है कि हाँ, मुझे लग रहा है कि इस पेशेंट में ये वजह है। हम तुरंत ज़ाहिर नहीं करते। फिर उसकी दूसरी फ़ेज़ रहती है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करने पड़ती है। जैसे मुझे लगा कि भई इसका वो हेयर लॉस की ट्रीटमेंट ले रहा है, इसको शायद टेस्टोस्टेरोन सप्रेस हुआ होगा इसका, चलो मैं टेस्टोस्टेरोन की टेस्ट करके देखूँ। या लगता है कि इसका डायबिटीज़ हो सकता है इसके अंदर, या डायबिटीज़ बढ़ गया है, या डायबिटीज़ की दवाई इस पे आजकल काम नहीं कर रही है, तो हम इसकी डायबिटीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर लें। उस तरह के यानी कि हिस्ट्री लेने के बाद दूसरी फ़ेज़ रहती है कि हम उनके कौन से इन्वेस्टिगेशंस करने ज़रूरी है। जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया था कि वास्कुलोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि जिन नसों से खून बहता है, उन नसों में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए डॉपलर स्टडी किया जाता है, यानी वो एक इन्वेस्टिगेशन है। हुँ। यानी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम चुनते हैं कि इस पेशेंट की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह ढूँढने के लिए हमें ये सारे इन्वेस्टिगेशन करने हैं, जिसमें कुछ हार्मोन टेस्ट होंगे, कुछ दूसरे तरह के टेस्ट होंगे, वो सारे टेस्ट उसके करवाए जाते हैं। टेस्ट से कई बारी ज़ाहिर हो जाता है कि ये वजह मिल गई है, वो वजह मिल गई है। अभी जो वजह मिल गई है हम उसका उस वजह का इलाज करेंगे। लेकिन मज़ेदार बात ये हो जाती है कि कई बारी सारे टेस्ट करने के बावजूद कोई वजह ही नहीं मिलती। तब फिर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यानी कि ये कारण शरीर में नहीं है, मन में है। सीधा ही पेशेंट को बोल दिया, अरे ये सब तुम्हारे मन में है, ये तुम्हारे सारे वहम है, तो ये गलत है। कई डॉक्टर ये गलती करते हैं। एग्ज़ैक्टली। जैसे पेशेंट ने बोला, अरे क्या तुम भी वहम लेके बैठे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम बिल्कुल ठीक हो। पेशेंट को अच्छा नहीं लगता, बोले आपने तो कुछ देखा नहीं, हो सकता है मेरे शरीर में कुछ कमी हो सकता है मेरे हार्मोन्स आपने चेक नहीं किए, आपने मेरी कोई फिजिकल एग्जामिनेशन भी नहीं की, कोई टेस्ट नहीं करवाया, आपने बाहर से ही देख के तय कर लिया कि मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट को अच्छा नहीं लगता। मैं जब ये सब्जेक्ट सिखाता भी हूँ, तब भी मैं कई बारी कहता हूँ कि अगर आपको लगे भी कि ये पहले ही 5 मिनट में आपको लगे कि ये साइकोजेनिक है, कहना नहीं कभी उसको। तो उसने कहा, आपको कैसे पता चल गया? आप क्या मुझे पागल ठहरा रहे हैं? मैं कोई साइकोटिक पेशेंट्स हूँ? मैं कोई साइकियाट्रिक केस हूँ? आपने और उनको पता भी नहीं साइकोजेनिक का मतलब क्या है, ये सारे शब्द एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल। इसलिए कभी भी मत कहना, चाहे आपको पूरा भी लग रहा हो कि ये प्रॉब्लम इसकी साइकोजेनिक है, मनोनिर्मित है। मैं कहता हूँ कि इस एक तो उसकी पूरी बात सुनो, उसको बीच-बीच में टोको मत। पूरी बात उसको कहने दो। वो इमोशनल भी हो जाता है बात कहते हो, होने दो उसको, उसकी इमोशंस को बहने दो। समझो उसकी इंटेंसिटी आपकी उसके आँखों से आँसुओं से पता चलेगी। फिर उसको लीडिंग सवाल पूछो। कई सवाल ऐसे हैं कि शायद आप पहली मीटिंग में आप पूछेंगे तो वो झिझकेगा। उसको लगेगा, ये कैसे मैं बता दूँ? ये कैसे बताया जाता है? इसके लिए शब्द भी मेरे पास नहीं है। हुँ। या बताने से उल्टी तो नहीं पड़ जाएगी मुझ पे बात, मेरी गलतियाँ तो नहीं निकाली जाएगी। तो कई बारी हिस्ट्री जो लेते हैं हम, इसी में 2 सेशन चले जाते हैं। पहले सेशन में पेशेंट समझता है कि डॉक्टर की स्टाइल क्या है, बोलते कैसे, क्या सवाल पूछते, क्यों? कई बारी पेशेंट कई शहर के पेशेंट उल्टा, ये आप क्यों पूछ रहे हैं? इसका क्या मतलब? मैं कितनी भी सिगरेट पीता रहूँगा, आपसे मतलब? आप कोई डी एडिक्शन सेंटर थोड़ी चला रहे हैं, उल्टा भी पूछ लेते हैं। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो इरेक्शन के प्रॉब्लम के लिए आ गया हूँ ना, आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं कितनी दारू पीता हूँ? जितनी पीनी चाहे, सब लोग पीते हैं दुनिया में। आप क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? इस तरह से आर्गुमेंट करने वाले, इसलिए पेशेंट की हिस्ट्री लेते वक़्त, उसे मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, इसका लॉजिक देना ज़रूरी है कि ये सवाल मैंने क्यों पूछा? हाँ, हर एक को वजह बताने की ज़रूरत हमेशा नहीं लगती, लेकिन जब पता चलता है कि ये पेशेंट शायद इस तरह का है कि उसे हर चीज़ पे शक आएगा, या उसे लगेगा मैं इस पे अटैक कर रहा हूँ, तो पूछना ये ज़रूरी है। ये बार होता है ना, भई आपकी शादी हुई है, हाँ, आपकी वाइफ़ का नाम क्या है? आपको मेरी वाइफ़ के नाम से क्या मतलब? उनको लगता है डॉक्टर को मैं आया हूँ ना आपके पास, आपको मेरी वाइफ़ से मतलब, वो कितनी पढ़ी-लिखी है उससे आपको क्या मतलब? लेकिन हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कल अगर इन दोनों को साथ में बुलाने की ज़रूरत पड़ गई, तो इनकी वाइफ़ का क्या कल्चरल बैकग्राउंड है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है,
इनकी उम्र क्या है, दोनों की उम्र में फासला कितनी पढ़ी लिखी है, क्या वो वर्किंग वुमन है कि हाउसवाइफ है। उससे पता चलता है कि आगे जब मैं इनके साथ अगर सेशन करूँगा, तो किस भाषा का उपयोग मुझे करना पड़ेगा, किस काउंसलिंग स्किल्स का उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए हिस्ट्री टेकिंग एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसमें काफ़ी ऑब्ज़र्वेशन की ज़रूरत रहती है पेशेंट के, और काउंसलिंग स्किल की ज़रूरत रहती है, और ये काउंसलिंग अलग से सीखना पड़ता है, अपने आप नहीं आता। उसकी अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। काउंसलिंग के अलग-अलग टेक्निक्स हैं, मेथोडोलॉजीज़, मोडालिटीज़ हैं। तो काउंसलिंग की ट्रेनिंग जिस डॉक्टर की है, जिस सेक्सोलॉजिस्ट की है, वो हिस्ट्री ढंग से ले लेगा। वो पेशेंट को जो सवाल पूछेगा, उससे काफ़ी उसे पता चल जाएगा, और उसके बाद मैंने कहा इन्वेस्टिगेशंस होंगे। और समझो इन्वेस्टिगेशंस के बाद अगर कुछ नहीं दिखाई दिया, तो उसका भी हम उपयोग कई बारी पेशेंट को रिएश्योर करने में करते हैं। देखो यार, तुम्हारी रिपोर्ट कितनी अच्छी आ गई, देखो कितनी अच्छी टेस्टोस्टेरोन लेवल है तुम्हारी। देखो तुम्हारा स्पर्म काउंट कितना अच्छा निकल आ गया, तुम तो स्पर्म डोनर हो सकते हो, इतनी अच्छी रिपोर्ट आ गई। उसे जब अपने बारे में ये सब अच्छी बातें वो सुनता है, तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन हो सकता है उसके मन में वहम हो, अपने बारे में कोई कमी महसूस हो। तो अच्छे रिपोर्ट आए तो अरे तुम्हारी रिपोर्ट में कुछ मिला ही नहीं, कहने को तो ये भी डॉक्टर कह सकते हैं, लेकिन बोलते हैं तुम्हारी रिपोर्ट तो अच्छी आई है, चलो अभी फिर तुम्हारा इलाज कैसे करते हैं सोचते हैं। तब जाके डॉक्टर को पता चलता है कि इसके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि मनोनिर्मित है, लेकिन पहली बारी मैंने नहीं कहा था। फिर हम कैसे ये साइकोजेनिक है, इसके इसको जानने के लिए फिर और हिस्ट्री के डीप में जाते हैं, और इस तरह के पेशेंट्स का इलाज फिर दवा से नहीं की दिया जाता, काउंसलिंग से किया जाता है। सेक्स एजुकेशन हो, उनके मन में कुछ वहम बैठे हो तो वहम निकालने हो, कुछ धारणाएँ लेके बैठे हो, बहुत गहराई तक वो धारणाएँ जा चुके, छोड़ने को तैयार नहीं है, कुछ धार्मिक धारणाएँ उसके साथ जुड़ी हुई है, कुछ मॉरल वैल्यूज़ उसके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ माँ-बाप ने कही हुई बातें बिल्कुल अंदर तक गई हैं, वो निकालने के लिए फिर काउंसलर को काउंसलिंग का काम करना पड़ता है। और कई पेशेंट, जो यंग पेशेंट ज़्यादा करके, यंग का मतलब मैं कहूँगा 40 के नीचे को मैं कहूँगा जो यंग पेशेंट्स हैं, बिल्कुल। उनको अक्सर ऑर्गेनिक कॉज़, शारीरिक कॉज़ बहुत कम मिला दिखाई देता है। आम तौर पे काज़ उनका साइकोजेनिक ही दिखाई देता है, और काउंसलिंग से ही उनका उपयोग होता है, पैसे की दवा नहीं देनी पड़ती उनको। कहाँ अष्टयार में देने वाली दवाई, और जब डॉक्टर साहब समझते हैं, सिखाते हैं, और टेस्ट करने के बाद ये साबित करते हैं कि देखो तुम्हारे शरीर में कोई कमी नहीं है। देखो इस रिपोर्ट से हमें ये पता चलता, नहीं मेरी नसों में कमज़ोरी है, देखो तुम्हारी नसों में कमज़ोरी की बात तुम कर रहे हो, देखो तुम्हारे डॉक्टर की स्टडी का रिपोर्ट कितना अच्छा है, और इतने अच्छे डॉक्टर से करवाया हमने। कि बिल्कुल अच्छा, तुम्हारी तो बिल्कुल नसें फर्स्ट क्लास हैं, ये क्या वहम लेके बैठे थे तुम? ये जब मैं रिपोर्ट देख के कहूँगा, डॉक्टर साहब मेरी तो हार्मोन में प्रॉब्लम है। अरे देखो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कैसा है? अरे इतना दिखाई भी नहीं देता हमको कभी। बेहतरीन से बेहतरीन टेस्टोस्टेरोन है। किसने कहा तुमको कि मैं तुम्हारे में हार्मोन की कमी है? ये जब रिएश्योरेंस है, ये भी काउंसलिंग का एक हिस्सा है। तो पेशेंट को अच्छा फ़ील होता है, अच्छा इतना ठीक हूँ मैं, इतना अच्छा हूँ, मेरी इतनी अच्छी रिपोर्ट आई, और ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहे हैं, अच्छे-अच्छे डॉक्टरों के दस्तखत है नीचे, अच्छे सेंटर से मैंने ये ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए हैं। तो उसके अंदर की जो एक फीलिंग है वो बदल जाती है, और वो बहुत ज़रूरी है। तो उस काउंसलिंग में भी जो अलग-अलग टाइप है, उसमें एक है रिएश्योरेंस। टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट आ गए, फालतू के करवाए मुझे टेस्ट, इसका कोई उपयोग ही नहीं था। कहने को तो ये भी कोई कह सकता है, जी, लेकिन आपके टेस्ट नॉर्मल आए, इससे आप अच्छा महसूस करो। कई बिल्कुल। बारी अच्छे रिपोर्ट आए हो तो मैं कहता हूँ दोनों आ जाना। क्योंकि वाइफ़ के बीच में भी, वाइफ़ में भी अगर कोई वहम हो, और मेरे पति की तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप एक बारी उसका टेस्ट करवा लेना। तो टेस्ट जब आते हैं, और जब मुझे अच्छे से पता होता है कि इसकी टेस्ट रिपोर्ट अच्छी आई है, मैं बोलता नहीं, बोलता पहले दोनों मिलके आ जाओ। और पूरी पे हस्बैंड की रिपोर्ट कितनी अच्छी है, ये वाइफ़ के सामने ही मैं कई बारी समझाता कि वो सुने। कि बिल्कुल। वो अगर उसको टोकती हो पीछे, वो अगर उसको पीछे नीचा दिखाती हो किसी वजह से, तो वो भी दूर हो जाए। फिर बोलता है ठीक, फिर वो कहते सब इतनी रिपोर्ट आप अच्छी है, डॉक्टर साहब बोलते फिर तकलीफ तो हमें है, तो फिर इसका इलाज क्या करें? तो कई बारी दोनों को बुलाने के बाद ये भी देखना पड़ता है कि दोनों के बीच में इस बात को लेके वार्तालाप क्या होता है। समझो किसी दिन आप दोनों एक-दूसरे के नज़दीक आ गए, और उस दिन इनको इरेक्शन नहीं हुई, तो आपकी वाइफ़ कैसे रिएक्ट करती है? अरे क्या वो गाली देने शुरू हो जाती है? या रोने लग जाती है? मिल गया कारण हमको। अभी जो औरत नीचा दिखाती है, गाली बकने लगती है, ऊँच-नीच बोलने लगती है, वो पति तो घबराने लग जाएगा उसको, तो उसको उसके पास जाने को जी नहीं करेगा, कहाँ से इरेक्शन आएगी? बिल्कुल। शरीर में कारण था ही नहीं, दोनों के संबंधों में था, दोनों के कम्युनिकेशन में था, इसलिए साथ में बुलाना ज़रूरी है। वाइफ़ की क्या ज़रूरत है, प्रॉब्लम तो मेरे साथ है, आप मेरी वाइफ़ को बुलाने पे इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हो? पेशेंट आर्ग्यू करता है। उनको पता नहीं चलता कि उसको साथ में बुलाने के बाद जब दोनों को एक सेक्स एजुकेशन दी जाएगी, दोनों को एक जो दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे, तो फिर क्या करें डॉक्टर साहब, मैं इतनी तैयार हो गई थी, मेरी इतनी एक्साइटेड थी, मैं राह देख रही थी, और ये आ गए और इनसे कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या मैं नाराज़ होने का भी मुझे हक नहीं बनता?
तो मैं बोला, नहीं बनता, ऐसे नहीं करके चलेगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आप डिसअपॉइंट हुई होंगी, अपना आप लुक फॉरवर्ड कर रही थी इस बात को, लेकिन क्या आपको लगता है आपका पति जानबूझ के आपको इस तरह से छोड़ेगा? क्या उसे नहीं लगता होगा कि वो भी आपको तरफ देखें? क्या आपको ये नहीं लगता कि उसे भी लगे कि मैं अपनी पत्नी को ये सुख दे दूँ? फिर भी अगर वो नहीं दे पा रहा, तो उसकी भी कहीं न कहीं अंदर से बेबसी, और बेचारे को उसकी बेबसी का कारण भी पता नहीं, वही हम पता करेंगे। तो एक रीएश्योरेंस उसको मिल जाती है। जब मैं काउंसलिंग कह रहा हूँ, तो कई लोग बोलते हैं काउंसलिंग, काउंसलिंग बड़ा सुन लिया, होता क्या है ये काउंसलिंग? इसलिए छोटे-छोटे मैं एग्ज़ाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बात करके, जबकि शरीर में तकलीफ़ है ही नहीं, तकलीफ़ संबंधों में है, जी। तब तकलीफ़ वातावरण में है, सिचुएशन में है, और उसके मन में बैठे हुए वहमों में है, तो उसको निकालने के से तो जो टॉक थेरेपी जिसको कहते हैं, टॉक थेरेपी यानी कि काउंसलिंग थेरेपी, ये काम करती है। और ये किसी मेडिकल कॉलेज में आपको नहीं सीखने को मिलता। ये आपको अलग से सीखना पड़ता है। काउंसलिंग के अलग से कोर्सेज़ रहते हैं। उसके आपके अंदर वो बात होनी चाहिए। न आजकल हम देखते हैं कि डॉक्टर बस पेशेंट अंदर आया, 5 मिनट में बाहर, दूसरे पेशेंट को अंदर ले लो। अरे वो अपनी बात भी पूरी कर नहीं पा रहा, तो आप तो कुछ बोल भी नहीं पाए। और इसका इलाज सिर्फ़ काउंसलिंग से होने वाला था, और आपने बस बात को टाल दिया, आप बड़े बिज़ी हो। आपके पास पेशेंट के लिए वक़्त नहीं है, पर कैसे ऐसे डॉक्टर, चाहे आपकी डिग्रियाँ कितनी भी 4-4 लाइन भर के आपकी डिग्रियाँ हों, कोई फ़ायदा नहीं आपकी डिग्री का पेशेंट को, और आपने डिग्रियाँ ली थी पेशेंट का इलाज करने के लिए। क्या फ़ायदा हुआ इससे? इसलिए कई बारी बहुत नाराज़गी से मैं डॉक्टरों के साथ भी ये बोलता हूँ कि यार अपने पेशेंट को वक़्त दो यार। टाइम। सुनो उसकी बात, टोको मत उसको बार-बार, समझाओ उसको। उसकी बात को समझो और उसी में इलाज हो जाएगा, दवा देनी भी नहीं पड़ेगी। लेकिन मज़े की बात क्या होती है, हमें पता है इसमें कॉज़ ऑर्गेनिक है, शारीरिक नहीं है। काउंसलिंग का है, काउंसलिंग हो भी जाती है, उसका अच्छा असर भी होता है, फिर भी पेशेंट के दिमाग में एक कीड़ा रहता है, दवा तो कुछ लिख के नहीं दी डॉक्टर साहब आपने। बिल्कुल। तो इस वक़्त हम कुछ दवाइयाँ भी लिखते हैं, जो कि हो सकता है कोई एक मल्टीविटामिन प्रिपरेशन हो, जिसका सीधा कोई संबंध है ही नहीं, लेकिन उसको अच्छा डॉक्टर साहब ने दवा दी ना, और फिर वो मज़े से मज़े आपकी दवा का बहुत असर हुआ। अरे वो दवा लेने के बाद बिल्कुल मेरे को अच्छी रिएक्शन हुई। मुझे खुद पता होता है कि ऐसी कोई दवा मैंने दी भी नहीं थी। लेकिन डॉक्टर के शब्दों पे विश्वास, और शब्दों पे उसी डॉक्टर के आप विश्वास रखोगे, जिस डॉक्टर ने आपको वक़्त दिया है, जिसने आपकी समस्या समझी है, जिसने आपका दर्द समझा है, उसी डॉक्टर की बात का फिर आपके दवा का असर आपके ऊपर होगा। ऐसे ही नहीं होगा आपकी डिग्रियाँ देख के या आपका रेपुटेशन देख के। इसलिए डॉक्टर को वक़्त देना बहुत ज़रूरी है। सेक्सोलॉजी में सबसे बड़ी चीज़ है वक़्त देना, समझना, और काउंसलिंग की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। और दवाइयाँ तो एक-एक किताब पढ़ के भी आप दवाइयाँ सीख सकते हो। फार्माकोलॉजी पढ़ लो उसकी। मेरी लिखी हुई जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की किताब है, पूरी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। वो आधी भी पढ़ो तो आपको दवाइयाँ पता चल जाएगी। लेकिन दवाइयों में सिर्फ़ आधा असर है। बाकी का असर सारा आपकी बातों में है, और ये बहुत ज़रूरी है। ये भी संदेश अगर हम पहुँचा सकें आपके व्यूअर्स तक, कि डॉक्टरों को भी ये समझना चाहिए कि वक़्त दो अपने पेशेंट से, उसकी बात समझो और समझाओ उनको। और पेशेंट को भी समझना चाहिए कि हमें बात करनी चाहिए। बोले बगैर हमारे डॉक्टर को भी पता नहीं चलने वाला कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। वो माइंड रीडर थोड़ी है। बोलो आप, ताकि डॉक्टर को पता चले और फिर वो आपको सही इलाज सुझा सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। सर ने सारा कुछ रिवर्स किया और इतना क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन आपने दी है सर। तो मतलब मेरा दिमाग एकदम उन चीज़ों में घूम रहा है जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और कैसे वो हमें ट्रीट करते हैं, कैसे वो हमारी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। मैं ऐसे कई डॉक्टर से मिला हूँ जिन जो बहुत अच्छा खासा टाइम देते हैं अपने पेशेंट्स को, और साथ-साथ ऐसे भी डॉक्टर्स से मिला हूँ जो बस 5 मिनट में या 2 मिनट में कई बार। तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअल्स के साथ ये डॉक्टर्स के लिए भी ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा, हुँ, ख़ासकर ये आखिरी 10 मिनट। हुँ। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया, और जो इन्फॉर्मेशन, जो ज्ञान हमें मिला अभी इस पॉडकास्ट में, वो कमाल था, क्योंकि हम इस पर बात ही नहीं करते। और आज हम जो बात कर रहे हैं, ये बातें शायद अब उनके बीच में भी होंगी, जिनके बीच ये बात प्रॉब्लम बनी बैठी है। और हम चाहेंगे कि वो ना सिर्फ बात करें बल्कि सॉल्यूशन भी निकालें। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन कि आप आए और ये कमाल का पॉडकास्ट हमारे साथ किया। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी सहेली। इसी तरह के इंटरेस्टिंग, इंटेलेक्चुअल और एम्पावरिंग पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।